तो सर ऐसा पहले दिन का क्या हुआ है, ये ऐसा पहले दिन में क्या है कि जो बाकी दिन का इतना खौफ नहीं, लेकिन पहले दिन का ऐसा खौफ है कि भाई रिपीटर्स तक भी डरते हैं, इवन जो क्लियर कर चुके हैं ऐसे भी वो भी कहते हैं कि भाई पहला दिन। चलो अगर मान ले लड़की को देखने गया, हाँ जी, वो गया घर पे सोफे पे 2 मिनट बैठा और बाहर भगा दिया कि हमें लड़का पसंद नहीं आया, मुझे कैसा लगेगा? इज्जत सी नहीं लगी। ऐसे ही होता है इनके साथ। इन्हें बुलाते हैं, 2 मिनट के लिए बिठाते हैं, एक नरेशन देते हैं, बाहर आ जाते हैं, एक जीडी देते हैं, बाहर आ जाते हैं और कह देते हैं तुम सेलेक्ट नहीं हुए। इन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि हुआ क्या। तीन जाना है परफेक्ट स्टोरी लिखनी कैसे। अच्छा, वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहा कि मैनरिज्म कैसी है, लिखने का स्टाइल कितना अच्छा है, उस पर फोकस नहीं कर रहे। वो ग्रामर में फोकस नहीं कर रहे, वो आपकी हैंडराइटिंग में फोकस नहीं कर रहे। वो ये देख रहे हैं वाई फ्रॉम एवरी एंट्री यू हैव टू अपीयर एसएसबी। यस सर, ये एक एनटीए से जाओ तो भी एसएसबी देना है, सीडीएस से जाओ तो भी एसएसबी देना है, आप सोल्जर बन जाओ फिर ऑफिसर बनना है तो भी एसएसबी देना है, और आप टेरिटोरियल आर्मी जो आखिरी स्टेज है वो भी दो तो भी आपको एसएसबी दे के ही निकलना है। कभी आपने ये सोचा इस बारे में? हाँ सर, मतलब ये अफवाह भी हो सकती है, बट मैंने कई मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स के मुंह से भी सुना है कि जब हम नरेशन का पार्ट देखते हैं तो अगर आप फंबल भी कर जाओगे तो मैं क्यों लूँगा, कि अगर आप जरा से भी डर गए, जरा सा भी आपने कॉन्फिडेंस शो नहीं करा, जरा सा भी बीच में रुक गए, तो मेरे पास तो 100 ही लोगों की भीड़ आती है, मैं तो तुरंत बाहर कर दूंगा, भाई ये तगड़ा बंदा नहीं है, मैं तो अगला नेक्स्ट। सर एक और क्वेश्चन इससे ये नरेशन का पार्ट, जैसे मेरा चेस्ट नंबर 10 में और मेरे से पहले 9 लोग जा रहे हैं। हाँ, 9 लोग जा रहे हैं और 9 लोग में से ऑब्वियसली कोई ऐसा बंदा होगा कि जो बहुत अच्छी स्टोरीज भी बता रहा है और मैंने कुछ और लिखी है, तो मुझे उसका आइडिया पसंद आया कि भाई साहब ये तो अच्छा बता रहा है, और मेरी तो ऐसी खुद दूसरी है थोड़ी, और मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा है कि यार थोड़ा चेंज कर दूं कि नहीं। और सर वो हार्ट में धक धक भी हो रही है, क्योंकि एक तो बोलना है, ऊपर से ये प्रेशर, ऊपर से कि यार मेरे से अच्छा बोल रहे हैं, तो इस मोमेंट में ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब चेंज कर देनी चाहिए स्टोरी या फिर वही बोलनी चाहिए? देखो पहली बात तो आप स्टोरी चेंज नहीं करोगे, ये पहला नहीं है। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ खासकर, वैसे जहां तक रिपीटर ये पॉडकास्ट देख नहीं रहे होंगे, पर अगर आप किसी रिपीटर को जानते हो तो कम से कम ये वाली लाइन उसे पहुंचा देना। जो रिपीटर होते हैं वो अगर ये पोर्ट्रे कर दें कि सर मैं पहले अच्छा नहीं था पर मैं इस चीज में अब अच्छा होने लगा हूं, इवन देन दे विल रिकमेंड यू। तो जय हिंद गाइस, जैसे कि आज आप देख सकते हैं हमारे साथ शुभम सर हैं और इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू ले रखे हैं, ब्रिगेडियर जनरल वगैरह इन सबके, तो और बोर्ड मेंबर सर। कोई बात नहीं, ये बोल गया, पीसी बोल गया, कभी भाई गलती से पीसी बोल गया, कट नहीं होगा, अनसेंसर्ड है, 1 कट में हो रहा है। ओके मैं इंट्रो कराता हूं, अब मैं सब तो स्पोर्ट, अरे एपिक स्पोर्ट भूल गया मैं, अबे यार। ओके मैं इंट्रो करता हूं, काटियो मत बता दे रे भैया को, मां कसम भाई। अच्छा सुन अभी काट देंगे, सुनो। ओके, वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट, जिसमें होता है सस्ता बढ़िया मामला। सस्ता मामला कैसा है कि हमारा खुद जो कैमरामैन है उनके आईफोन से हम शूट कर रहे हैं, बस खुद का कैमरा नहीं है। टेबल हमारे पास सस्ती सी है। तेज से कौन पूछा है कि ये मजा नहीं आ रहा है ये देखो ऐसे तो गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, इसे काटो, ये बना ये बहुत घटिया आदमी है, इस वर्ड बोला है, मैं इसकी मतलब निंदा करता हूँ। अगर सर एक में ले लो मैं यार, और ये नाम है उनका, अभी बीजेपी वाले, मैं इसको बोलता हूँ कि आप तो उठा ले जाए। कुणाल कामरा आपको एड्रेस ना मिले, मैं इसका एड्रेस देता हूँ आपको, मेरे घर के पास ही रहता है, और मेरे तो बीजेपी वालों का काट। योगी जी अब बुलडोजर चलवा देंगे, बुलडोजर चलवाना है घर पे आप, भैया दोबारा नहीं कट नहीं होगा, आप आगे चलो चलो नहीं आज ही नहीं यहीं से स्टार्ट। अच्छा कट ओके, यहीं से कट चल। एवरीवन, हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं शुभम सर हैं, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू ले रखे हैं बोर्ड मेंबर्स ऑफ एसएसबी के भी और अदर कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके भी। तो आज हम उनकी नॉलेज को ही समराइज करना चाहेंगे और आज हम एसएसबी को डिकोड करके रहेंगे। थैंक्स सर, बहुत बढ़िया बोला आपने, इतना मजा सा आ गया आपने जो बोला, ठीक है ना। तो भाई आज हम 2 वाइट शर्ट वाले आपको ज्ञान देंगे ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस, ठीक है, आम शब्द में। हाँ जी बताइए क्या जानना है आपको? बाहर की खाल निकाल के रहेंगे। हाँ सब बताओ सर है कूल। हाँ बिल्कुल सर, तो हम जैसे कि 5 दिन का इंटरव्यू प्रोसेस होता है हमारा एसएसबी का। पहले दिन आपका स्क्रीनिंग होता है, सबको पता है, दूसरे दिन आपका जीटीओ, और इंटरव्यू और जीटीओ आपस में शिफ्ट होते रहते हैं और कॉन्फ्रेंस होती है लास्ट में, ठीक नहीं
इंटरव्यू शकतो त्या खाली कोई नहीं मतलब कभी कॉन्फ्रेंस के मतलब जीटीओ के टाइम पे इंटरव्यूज आता है, कभी इंटरव्यू के टाइम पे जीटीओ ऐसे। करेक्ट करेक्ट तो सर जैसे कि रिपीटर्स कहते हैं, जो ये रिपीटर्स का बहुत बड़ा हाथ है, मतलब हमें बिल्कुल नीचा दिखाने के लिए फ्रेशर्स को तो खासकर, कि भाई तू पहला दिन ही क्रैक कर दे, बहुत बड़ी बात है तेरे लिए, तू मैं तुझे मान जाऊंगा इन शॉर्ट। तो सर ऐसा पहले दिन का क्या हुआ है, ये ऐसा पहले दिन में क्या है कि जो बाकी दिन का इतना खौफ नहीं, लेकिन पहले दिन का ऐसा खौफ है कि भाई रिपीटर्स तक भी डरते हैं, इवन जो पास जो क्लियर कर चुके हैं ऐसे भी वो भी कहते हैं कि भाई पहला दे। चलो अगर मान ले लड़की को देखने गया, हाँ जी, वो गया घर पे सोफे पे 2 मिनट बैठा और बाहर भगा दिया कि हमें लड़का पसंद नहीं आया, मुझे कैसा लगेगा? बेइज्जती सी, इज्जत नहीं लगी। ऐसे ही होता है इनके साथ। इन्हें बुलाते हैं 2 मिनट के लिए बिठाते हैं, एक नरेशन देते हैं, बाहर आ जाते हैं, एक जीडी देते हैं, बाहर आ जाते हैं और कह देते हैं तुम सेलेक्ट नहीं हुए। इन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि हुआ क्या। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बड़ा टफ, एक तो प्रोसेस की क्लैरिटी नहीं पता, दूसरी बात कि वो एक नरेशन और एक जीडी के अंदर ऐसा हो क्या गया कि आपका सिलेक्शन हो रहा है ना। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसमें प्रोसेस में डिमांड क्या है। अगर हम इसको तराजू में तोलें तो ये समझ लो कि एक होता है पीपीडीटी, एक होता है ओआईआर स्टेज 1। तो ओआईआर का जो वेटेज है वो है ज्यादा, सॉरी कम, और पीपीडीटी का वेटेज है ज्यादा। तो जो बच्चा पीपीडीटी में परफॉर्म कर गया वो ये समझ लो कि 99% सेलेक्ट हो ही जाएगा, अनटिल अनलेस ओआईआर उसने कतई सत्यानाश ना कर दिया। ठीक है, इसमें भी और गहराई आ जाती है कि पीपीडीटी में ऐसा करना क्या है, क्योंकि पीपीडी में एक तो हो गया आपका 4 मिनट के अंदर स्टोरी लिखना, एक पार्ट हो, फिर नरेशन आ गया, फिर ग्रुप डिस्कशन आ गया। तो आपका नरेशन अच्छा जाना चाहिए, प्लस ग्रुप डिस्कशन में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि पीपीडीटी के अंदर ग्रुप डिस्कशन की वेटेज 60% है, अराउंड 60% कह लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन को इग्नोर नहीं करा जा सकता। ग्रुप डिस्कशन का अच्छा नहीं गया तो समझ लो पूरा का पूरा बैच भी वॉश आउट हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस बैच में प्रॉपर फिश मार्केट बना था उसमें वो सिलेक्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि जीडी की वेटेज बहुत ज्यादा हाई होती है। और बताइए सब बेसिकली जो हमारा ओआईआर टेस्ट होता है 5 स्टेजेस में डिवाइड होता है। नहीं, 5 डेटिंग में, जैसे हमारे पास ग्रेड होते हैं ABCD, हाँ जी, वैसे ही उसको 5 डेटिंग में डिवाइड कर रखा है। ओके हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड में ही आना कंपलसरी होता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, तो वहाँ ग्रेडिंग ना करके उन्होंने कह दिया OIR 1 A ग्रेड है, OIR 2 B ग्रेड है, और बाकी C जो 1 3 4 5 है वो आपके C D E F हो गए। ठीक है ना, तो 1 और 2 ही लाना होगा तभी काम होने का। ओके सर, सो अब पीपीटी पे चलते हैं सर थोड़ा। हाँ, तो उसमें से जो स्टोरी राइटिंग है, जैसे कल भी आप एक पॉडकास्ट ले रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित सर का था, तो ही सेड कि लॉजिक और नॉलेज इन दोनों के बेसिस पर आपको स्टोरी फॉर्म करनी है। हाँ, अब मेरे पास लॉजिक भी, सपोज करिए मेरे पास लॉजिक भी है, हमारे पास नॉलेज भी है और लॉजिक भी है, बट सर उसे स्ट्रक्चर कैसे करें, पूरा उसे नोट डाउन कैसे करें कि ये परफेक्ट स्टोरी है, ये परफेक्ट हमारा है। तो आपको बेसिकली जानना है परफेक्ट स्टोरी लिखनी कैसे। अच्छा चलो एक बात बता, सिंपल सी बात है, मान ले खाना खाने के लिए तूने 3 लोगों को बिठाया, एक मैंने बिठाया एक ऐसा आदमी जो पूरा चाकू छुरी से खाना खाता है, ठीक है, दूसरा इंसान जो मतलब इंडियन हैबिट्स में हाथ से खाना खाता है, और तीसरा इंसान जो आदि मानव है उसको आपने खाना दिया। तो मुझे बता किसकी मैनरिज्म अच्छी होगी? चाकू छुरी वाले भाई, पर ये बता खाना किसने अच्छे से खाया है, बता। सर खाना तो एक ही है, तो खाना तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से अच्छी तरह से खाया है। ठीक है, तो ये इस बात पे नहीं, जो पीपीटी वाले हैं या मैं कह लूँ SSB वाले हैं, वो इस बात पे फोकस नहीं कर रहे कि मैनरिज्म कैसी है, लिखने का स्टाइल कितना अच्छा है, उस पर फोकस नहीं कर रहे, वो ग्रामर में फोकस नहीं कर रहे, वो आपकी हैंडराइटिंग में फोकस नहीं कर रहे, वो आपने कितनी ऑर्गेनाइज में पैराग्राफ में बना के लिखा है वो नहीं, आपने अंडरलाइन कितना किया उस पर फोकस कर नहीं रहे। वो ये देख रहे हैं कि लास्ट में जो उसने लॉजिक और नॉलेज है अपने अकॉर्डिंग कैसी रखी है। अब सवाल भाई का ये था कि मेरी नॉलेज और प्लस इमेजिनेशन को मैं कैसे पुट करूं। अब टेस्ट इसी चीज का है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी होनी है, अब बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए प्लस आपका इमेजिनेशन चाहिए कि भाई कब क्या क्या होगा। अब कोई इंसान हो सकता है पहले ये कहे कि मैं दोस्तों को पहले इनवाइट करूंगा, हो सकता है एक कहे बजट को मैं पहले प्रायोरिटी दूंगा। अब दोनों इंसान की जिंदगी के 2 अलग प्रायोरिटीज हो गई, वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन किसको प्रायोरिटी देता है। तो इस पर राइट रॉन्ग कुछ नहीं है, पर प्रायोरिटी कौन क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे लिखना है। आगे करने को पॉइंट। ओके सर, सो ये खेल है। यहीं पे रोल मैच्योरिटी का भी आ जाता है। जैसे हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जामिनेशन, और CDS के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ा मैच्योर आंसर और मैच्योर स्टोरी बनाए। आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि व्हाई फ्रॉम एवरी एंट्री यू हैव टू अपीयर SSB? यस सर, ये एक मतलब NDA से जाओ तो भी SSB देना है, CDS से जाओ तो भी SSB देना है, आप सोल्जर बन जाओ फिर ऑफिसर बनना है तो भी SSB देना है,
और आप टेरिटोरियल आर्मी जो आखिरी स्टेज है वो भी दो, तो भी आपको एसएसबी दे के ही निकलना है। कभी आपने ये सोचा है इस बारे में? हाँ सर, ये एक मेजर क्वेश्चन है। एक मेजर क्वेश्चन है। तो यार एसएसबी एक ऐसा उन्होंने मापदंड बना दिया है कि जो इसको पार करेगा उसी को हम मानेंगे भैया वो ऑफिसर है। अब वो सोचने वाली बात है, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आया था, हो सकता है आपके दिमाग में। मान लो एक 18 साल के लड़के ने एनडीए के बाद एसएसबी निकाल दिया और एक 24 साल का बच्चा एसएसबी निकाल रहा है, तो बताओ समझदार कौन, 18 साल का कि 24 साल का? ऑब्वियसली सर, जो बड़ा होगा उसे समझदार ज्यादा माना जाए। नहीं, इसका बेटे को पहली बात तो ये बात आप समझ के चलो, जब एसएसबी किसी भी एज ग्रुप के आदमी को, चाहे वो 18 का, जो 24 का, 25 का, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही, तो उसने अपने सेट मापदंड कर दिए हैं कि ये मापदंड तो हमें चाहिए ही चाहिए इतने। लेकिन अब आपने सवाल पूछा था मैच्योरिटी का। देखो ऑब्वियसली मैच्योरिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब मान लो मैं कहूँ छोटी एज में ले चलो, 20 साल के बच्चे को रिलीजन पता होगा? बिल्कुल नहीं सर। पर 15 साल के बच्चे को रिलीजन पता होगा? जी। और जब 18 साल का बच्चा है, क्या उसे ड्रग्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वाले बहुत पता होगा? बहुत तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत। हाँ बेसिक। पर ग्रेजुएशन वाले को? हाँ, उसे पूरा नॉलेज है। उसे पूरा नॉलेज। तो सोच के देखो, लेवल ऑफ अवेयरनेस और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बदल जाता है। तो यस, मैच्योरिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर दी है। आप एसएसबी में अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करते हो? सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हो कि डिटेलिंग आ जाती है मैच्योरिटी के हिसाब से? डिटेलिंग और मैच्योरिटी का थोड़ा आप रिलेशन कंफ्यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, आप कई बार बोलते हैं कि यार इंसान, बच्चा छोटा बहुत है बस समझदार बहुत है या मैच्योर बहुत है, क्योंकि वो अपनी उम्र से ज्यादा समझ रखता है। क्लियर है? तो एज के अकॉर्डिंग मैच्योरिटी का कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोग कम उम्र में भी बहुत मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग बड़ी उम्र में भी मैच्योर नहीं हो पाते। ओके सर। अब सर, जैसे हमने स्टोरी लिख ली, हाँ, अब स्टोरी हमारी हो गई बिल्कुल बेहतरीन। सो आपने बोला कि वैसे तो हमारा नरेशन और स्टोरी कम पार्ट प्ले करता है, बट फिर भी मैंने ये सुना है, मतलब ये अफवाह भी हो सकती है, बट मैंने कई मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स के मुंह से भी सुना है कि जब हम नरेशन का पार्ट देखते हैं तो अगर आप फंबल भी कर जाओगे तो मैं क्यों लूंगा, कि अगर आप जरा से भी डर गए, जरा सा भी आपने कॉन्फिडेंस शो नहीं करा, जरा सा भी बीच में रुक गए, तो मेरे पास तो 100 ही लोगों की भीड़ आती है, मैं तो तुरंत बाहर कर दूंगा, भाई ये तगड़ा बंदा नहीं है, मैं तो अगला नेक्स्ट। और वहीं से बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन। अब जीडी 60% पार्ट प्ले करता है, तो सर उसको दिमाग में तो ये होगी कि यार नरेशन ही अच्छा नहीं गया, तो अब जीडी कैसे अच्छा जाएगा? अच्छा एक बात बता, मान ले एक ना खाने का बुफे लगा, पता पहले क्या खाएगा? सब है तो दुनिया भर की साइड डिशेस हैं, बता क्या खाएगा? जो मेरी फेवरेट चीज होगी पहले वही खाऊंगा, नहीं मिल रही, अब जो सबसे पहले लगी होगी वही खाऊंगा। एग्जैक्टली सेम वे आप एसएसबी को आप ये मत कैलकुलेट करो कि मैं पहले क्या खाऊंगा, मेरा जीडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर फोकस करूंगा। एसएसबी इज अ कंप्लीट पर्सनैलिटी टेस्ट। अगर उनको वीकेस्ट वाले पार्ट में, मान लो फॉर एग्जांपल ओआईआर में जिसकी वेटेज नाक के बराबर है, उसमें बंदा खराब परफॉर्म करता हुआ दिखता है, और जो बाकी चीजें अच्छी हैं, पीपीडी, डी, नरेशन, जीडी, उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो भी वो नहीं लेंगे। आप इस बात की गणना मत करो, कैलकुलेशन मत जाओ कि इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज कितना है। समझना चाहे प्रोसेस को समझो फॉर द मतलब गेटिंग क्लियरिटी, बट डोंट गो इन डिटेलिंग कि मैं इसमें परफॉर्म करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें करूंगा तो। वो उन्होंने साफ साफ कह रखा है पर्सनैलिटी टेस्ट। आप मेरे पास नौकरी लेने आए, मुझे आप पसंद नहीं आए, चाहे आप कितने भी स्किल सेट वाले आदि हो, मैं नहीं लूंगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका यस और नो होता है इंसान का, ना कि ऐसे कि इसमें हायर वेटेज है तो मेरे मार्क्स इतने आ गए, ऐसा कोई नियम नहीं है। आई थिंक हम समझ में आ गए हो। सर एक और क्वेश्चन इससे ये नरेशन का पार्ट, जैसे मेरा चेस नंबर 10 में और मेरे से पहले 9 लोग जा रहे हैं। हाँ, 9 लोग जा रहे हैं और 9 लोग में से ऑब्वियसली कोई ऐसा बंदा होगा कि जो बहुत अच्छी स्टोरीज ही बता रहा है और मैंने कुछ और लिखी है, तो मुझे उसका आइडिया पसंद आया कि भाई साहब ये तो अच्छा बता रहा है, और मेरी तो ऐसी कुद्दूसी है थोड़ी, और मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा है कि यार थोड़ा चेंज कर दूं कि नहीं। और सर वो हार्ट में धक धक भी हो रही है, क्योंकि एक तो बोलना है, ऊपर से ये प्रेशर, ऊपर से कि यार मेरे से अच्छा बोल रहे हैं, तो इस मोमेंट पे ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब चेंज कर देनी चाहिए स्टोरी या फिर वही बोलनी चाहिए? देखो पहली बात तो आप स्टोरी चेंज नहीं करोगे, ये पहला नियम है। दूसरी बात, आप कई बार केपीडीटी में नोटिस करना कि बहुत अच्छी स्टोरी ना लिखने के बावजूद भी बंदे का सिलेक्शन हो जाता है, तो इसका मतलब कहीं स्टोरी का 100% वेटेज नहीं है कि यार स्टोरी अच्छी हुई तभी सिलेक्शन होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात यह कि जब आपकी स्टोरी खराब भी बन रही है तो मेक श्योर वर्क ऑन द कम्युनिकेशन की हाउ टू प्रेजेंट इट। जो भी बनी हुई स्टोरी है, चाहे टट्टी हो, ठीक है ना, तो भी आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करना, उस जो आपका टाइम मिला आपको प्रोविजन करने का, उसमें आप करें। भाई आप रिटर्न देख रहे हैं तो उसके बाद आपको 5-10 मिनट, आधा घंटा जो भी मिला उसमें अच्छे से प्रिपेयर करें, और आप देखोगे कि आपका उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। अब भाई अगर पूछेगा कैसे हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, वरना अगर आप यहीं तक का आंसर भाई ने पूछा तो मैं हो जाएगा भाई,
कैसे होगा सर? अच्छा मैं पूरा बताया करो, ऐसा बता मत करो आलिशान। तो भाई देख, जब आप नरेशन दे रहे होते हो तो वो आपके तीन चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पहला कि आपने करेक्टर कौन से चुने हैं, कि आपने राइट चुने हैं तो एक टिक यहाँ पर आ गया। दूसरा, आपने एज मूड सही चूज करा है जो आपको दिखाया गया है, 2 टिक आपके यहाँ पर आ गए। चौथा, आपका थीम, कि आपने थीम सही चूज करा है, लास्ट टिक आपका यहाँ पर आ गया। मल्टीपल टिक्स जब आपके यहाँ पर आ गए तो आपका नरेशन में स्टोरी ऊपर नीचे हो, एग्जैक्ट मैच ना कर रही हो या किसी और की बढ़िया हो, इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि वो जो चीज ऑब्जर्व करना चाहते हैं आप में से वो पांचों चारों चीजें टिक हो चुकी हैं एंड दैट्स इट। क्लियर है? तो नरेशन आप कॉन्फिडेंटली दें क्योंकि उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस, आपका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स बहुत अच्छे से बता रहा होता है और बॉडी लैंग्वेज पूरी प्रिडिक्ट करके बता रहा होता है। तो नरेशन को बिल्कुल भी हल्के में ना ले। अब बात की थी आपने फंबलनेस की। जी जी। देखो, फंबलनेस को ऐसे करें, फॉर एग्जांपल शुरुआत में भाई का अगर आपने इंट्रो देखा हो तो भाई ने गड़बड़ करी कुछ, ठीक है ना। अब इसकी बंदे ने अगर गड़बड़ की, ठीक है ना, पॉडकास्ट स्टार्ट होते वो यहाँ से दोबारा रिज्यूम कर ले, सॉरी आई फंबल एंड द स्टोरी इज दिस, वो एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज व्हाट अ कॉन्फिडेंस। इतने लोगों के बीच में बैठा है फिर भी उसे डर नहीं लगा, घबराहट नहीं हुई, तो उसने अपनी 4 OL की और शो कर दी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ध्यान देना होता है कि फंबल से उसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप लगातार बार बार बाबा फंबल कर रहे हो, अटक गए हो, बोल नहीं रहे हो कुछ, तो हाँ फॉर श्योर एक आध बार फंबल से कुछ नहीं होता। मोदी जी फंबल कर जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फंबल का सिलेक्शन से कोई नहीं है। फंबल के बाद कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, कॉन्फिडेंस लूज किया तो सिलेक्शन खत्म। आई होप सवाल की जवाब मिल गया हो। वैसे बेसिकली हम इसे ह्यूमर से कवर कर सकते हैं, कवर अप। देखो, आप ना ह्यूमर एसेसमेंट ना करो, ज़्यादा बढ़िया है। पर अगर इफ यू वांट टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप ह्यूमर अपनी बोलने की ताकत में डालो फॉर इंक्रीजिंग कम्युनिकेशन स्किल। एसएसबी में ह्यूमर का इस्तेमाल मत करें, वो सीनियर लोग हैं। पर मैंने नोटिस किया जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, वो उनकी कम्युनिकेशन और स्टेज फियर मतलब क्या मतलब सॉरी स्टेज प्रेजेंस कमाल की होती है। मैं स्टेज फियर गलत बोल गया, स्टेज प्रेजेंस और कम्युनिकेशन से कमाल की होती है। क्यों? दे नो हाउ टू यूज ह्यूमर। ह्यूमर कहीं ना कहीं स्टेज फियर को गायब कर देता है और कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बंदा कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहता है उसको ह्यूमर पे काम जरूर करना चाहिए और बड़े कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस, स्टेज पे जितना आप जाओगे तभी बढ़ेगा। अब सर नरेशन का पार्ट हो गया, अब चलते हैं जीडी। हाँ जी, बेसिकली जीडी हमारी 3 होती है, जियो पॉलिटिक्स की होती है, जीपी टास्क में होती है जो आपके जीटीओ में है दोनों, और एक फर्स्ट डे पे ही होती है जो इसकी होती है। तो सर जीडी पे पहुंचते हैं अब। सो सर जीडी में जब मैंने देखा है कि जैसे 14 लोगों का ग्रुप है, 14 लोगों का एक ग्रुप है, हाँ, एंड नाउ जैसे फ्रेशर्स में तो कम ही सुना है मैंने, फ्रेशर्स में नहीं होता है, ज्यादा रिपीटर्स के केस में होता है। हर कोई अपना पॉइंट प्रेजेंट करना चाह रहा है कि भाई मैं भी बोलना चाह रहा हूँ, मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। तो वो फिश मार्केट सा क्रिएट हो जाता है। ऐसा होता है कि भाई मैं बोलूँ या तू बोलेगा, तो ये वहाँ पे एक चांस होते हैं कि ऐसा क्या पॉइंट रखूं भाई कि मैं इनके बीच में बोल पाऊं। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि बोलते रहो बोलते रहो, बोलते रहेंगे तो फिर मतलब ऐसा रहेगा कि यार ज्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल ऐसा रख जाएगा पैसिवनेस की, ये बोल ही नहीं रहा है ये। अब सब बीच का पार्ट ले चलो, मैं असर्टिव हुआ थोड़ा सा कि मैं ऐसा रखता है कि मैं अपना पॉइंट भी रख लेता हूँ, इसकी भी बात सुन ली मैंने। तो एग्जैक्ट वो मूवमेंट कैसे फाइंड करूं मैं कि इस पॉइंट पे मेरे को अपनी बात रखनी है, कि ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपना लॉजिक रखना है। और एक पॉइंट ये भी है कि मेरे पास जो पॉइंट्स हैं उससे पहले किसी और ने मेरे पॉइंट्स बोल दिए तो कि मेरे तो सारा दिमाग ही ब्लैंक हो जाएगी, यार ये तो मैं सोच के बैठा था, ये मेरे से पहले बोल गया, अब मैं क्या बोलूं। ठीक है, 2 बातें, कब बोलना है और अपने पॉइंट कैसे रखने हैं, और अगर मेरे पॉइंट कोई बोल गया तो क्या रहना है, राइट? यस सर। देख भाई, पहली बात तो ये बात समझनी होगी कि यार बोलना तो लगातार तो नहीं बोल सकते, ये तो बेवकूफ़ाना है, और बिल्कुल चुप रहना भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके पास 3 मौके आते हैं बोलिए। एक, आप जीडी खुद ही स्टार्ट कर सकते हो, पहला मौका तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे आपने भी बोलना खत्म किया, मैं एकदम अलर्ट पे रहूं कि भाई कैमरामैन भी बोल पड़ेगा, उससे पहले बोलने के पहले मैं अपनी जगह बना लूं और मैं बोल दूं। दूसरा ये है। थर्ड आपका ये होता है कि लास्ट में आप अपनी जो स्टोरी है कंक्लूड करने का इनिशिएटिव आप करो, कि सबने बोल लिया कंक्लूड मैं कर पाऊँ। पर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, दोबारा बोल रहा हूँ, कि पहले शुरुआत में तो आपने कभी बोला नहीं और आखिर में बोल। दैट्स अ स्टूपिडिटी। कि अब तक आप कहाँ थे पूरे डिस्कशन में? क्या आपका काम खाली समरी करने का ही था? बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है कि जो आप लॉजिक लगा के कोई पॉइंट आप ग्रुप को दो जिससे ग्रुप आगे बढ़ सके। सो याद रखें, शुरुआत में बोलना बहुत ज़रूरी है, लास्ट में अगर आप बोलते हो तो इज अ चेरी ऑन द टॉप। ओके,
पर आपने कभी सोचा कि फिश मार्केट में बहुत लोग बोल क्यों नहीं पाते? कभी सोचा इस बारे में? सर आज इससे ज़्यादा तो कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं बोल पाते। अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बोल पाएंगे। मतलब आप आज पॉडकास्ट ले रहे हो, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ एक ना कोई स्क्रीनिंग ऐसी आएगी जहां बोल नहीं पाओ। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ आपको। सर वो तो इसलिए ना कि कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल डोमिनेट ही कर रहा है। सोचो आप जैसा आदमी जो इतना कॉन्फिडेंटली ले रहा है पॉडकास्ट, वो भी दब सकता है, तो फिर दुनिया में क्या ही एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? ऑब्वियसली सर दब सकते हैं क्योंकि जीवी करके मतलब डोमिनेटिंग लोग हैं। तो मतलब तेरा बाप भी कोई बैठा है वहां पर? बिल्कुल बैठा। ये खैर बात ना, देखो पहली बात ना, डोमिनेटिंग जो बंदा होता है ना, उसमें एक कमी क्या होती है कि उस डोमिनेट आदमी को ना उसकी पॉइंट पे एग्री करवा दो आप, ठीक है ना? ट्रिक होती है ये कि आप एग्री करा दो। व्हाट द चेस्ट नंबर 3, या मैं कहूँ मृदुल ने जो कही है, क्या बात कही है। सोचिए तो इतनी कम उम्र में कितनी अच्छी बात की है, तो मृदुल सोचेगा मैंने क्या बात कह दी, 2 मिनट वो चुप हो जाएगा। सेम वे अगर आप जीडी में इस तरह से कहें, चेस्ट नंबर 3 हैज सेड अ वेरी गुड पॉइंट, बट अपनी बात रख दो अब, तो जो डोमिनेटिंग बंदा है वो कहेगा मेरी बात सुन ली गई है, उसको कहीं लग गया और आप अपनी बात पर दी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है, बट इट्स ऑलवेज कम विद द जीडी प्रैक्टिस। चाहे आप दोस्तों के बीच में करो, चाहे आप कोचिंग में करो, कहीं तो आपको जीडी की 10, 12, 15 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आ सकता है, ये वरना नहीं आ सकता। सर मैंने यूट्यूब पे एक बहुत फेमस कोचिंग है, तो उसमें ऐसी एक बात बोली गई थी, कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने ऐसे बोली थी कि अगर आप ज्यादा ही डोमिनेट कर रहे हो, मतलब असर्टिव में हो, बट आपको लग रहा है कि आपके बैच में कोई बोल ही नहीं रहा, तो आप ऐसे कह सकते हो इनिशिएटिव दिलाने के लिए कि चेस्ट नंबर 3 डू यू वांट टू स्पीक समथिंग। तो ये जो तरीका है सही है या फिर गलत है? देखो पहली बात, सही गलत की बात मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर आप उनका ना इंस्ट्रक्शन सुनो, सो वो जीडी स्टार्ट होने से पहले इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से देते हैं, ओके जेंटलमैन, you are right now in a group discussion. Consider this group discussion as a part of, you are sitting in a canteen or some in a cafeteria and your group of friends and discussing on certain topics. Now, जब वो ये बात बोल रहे हैं कि आप किसी कैफेटेरिया या कहीं बैठे हुए हो और वहां जीडी हो रही है, तो क्या आप अपने दोस्त को एक बार बोलने के लिए प्रोत्साहन भी नहीं करोगे? बात समझ लो कि भाई इसने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल चुपचाप रह रहा है मेरा दोस्त, तो आप क्या नहीं कहोगे, भाई कुछ तो बता यार, तेरा क्या मानना है? ये बिल्कुल भी नहीं कहोगे आप, कहोगे। तो वो उन्होंने इस सेंस में बोला है कि यार आप प्रोत्साहन करो, पर आप जबरदस्ती मत करो कि भाई बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोल भाई, कुछ तो बोल। ये इलॉजिकल, ये इल मैनर्ड में भी आ गया। सो ये बात वो कहना चाह रहे होंगे, जहां तक मेरा मान। मजा सा नहीं आया मुझे कुछ आंसर। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बिल्कुल पैसिव भी नहीं होना, बिल्कुल डोमिनेंट भी नहीं होना। सर बट मैं तो यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए आया हूं, मेरी तरह सारे लोग यहाँ सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो अपना पॉइंट नहीं रखेगा, मैं अपना पॉइंट रखूंगा। ऑब्वियसली वहां लड़ाई होनी है फिश मार्केट। आपने मुझसे सवाल ये कहा था कि वहां पर डोमिनेट, मतलब मैं ही बोले जा रहा हूँ, दूसरा बोल नहीं रहा है। आपने मुझसे सवाल ये कहा था, अगर आप सवाल बदल रहे हो कि ये तो चलो पॉइंट क्लियर हो गया सर, ये दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, पर आपने कहा था मजा नहीं आया, आप खेल रहे हो मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन बदलना फिर। नहीं मतलब ये पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, सेकंड। हाँ अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या था? हाँ यार, पहले वाला क्वेश्चन ये था हाँ कि मतलब इससे ऐसा पहले दूसरा छोड़ा, अब नया सुनो। हाँ, अब नया से देख लो, खेल बदलना होगा, खेल मतलब फर्स्ट से रेड उसका सब पॉइंट है। हाँ पूरी। तो सर वी आर मतलब हियर टू परफॉर्म। सिंपल बात है कि भाई मैं भी अपना सिलेक्शन लेना आया हूं, तू भी अपना सिलेक्शन लेना आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़ाई सी तो बचेगी, मतलब फिश मार्केट तो क्रिएट होगा। तो मैंने ये भी देखा है कि वो आधा आधा ग्रुप डिवाइड कर देते हैं, लेकिन स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई अगर तो तेरा मतलब डिवाइड कर दिया है तो फिर भी फिश मार्केट क्रिएट हो रहा है। हाँ। वो ऐसा सर कह रहा है कि यार मैंने तो अलग अलग इसलिए करा था कि ताकि फिश मार्केट क्रिएट ना हो, कम हो। हाँ कम हो, लेकिन यार मैं तो अपना पॉइंट रखूंगा ना, मैं क्यों रखूंगा? मेरे जो लॉजिक वाले पॉइंट्स हैं ऑब्वियसली मैं तो रखूंगा। देखो पहली बात, जब मैंने कहा था ना कि ऐसा हो सकता है कि ये बंदा फिश मार्केट में फंस जाए, बोल ना पाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इससे ज्यादा डोमिनेटिंग बंदे हों और उनका मानना हो कि मैं पिछले एसएसबी में बोल नहीं पाया था, इस बार तो बोल के ही रहूंगा, तो चुप ही नहीं हो रहा, ठीक है ना? ये बिल्कुल हो सकता है। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी इंसान अगर आप ऐसे फिश मार्केट में फंस रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी तरह उसे डोमिनेटिंग बंदे को आपको शांत कराना ही पड़ेगा। और उसका एक सिंपल ट्रिक ये है, उसके पॉइंट को बोल दो वेरी गुड पॉइंट जेंटलमैन, या बहुत ही बढ़िया बोला यार, क्या बात बोली है इसने, वेरी वेरी गुड पॉइंट इंट्रोड्यूस बाय हिम। आपको उसे शांत करना पड़ेगा। शांत करने का तरीका है वैलिडेट। आप अपने फादर का भी गुस्से हो रहे हो, एक तरीका है पापा को आप उल्टा बोल दो, पापा और गुस्सा हो जाएंगे। दूसरा तरीका, पापा आपने जो बात बोली ना मेरे दिल को छू गई, मान जाएंगे। बात समझ लो मेरी बात? तो आप अगर उसे वैलिडेट कर दोगे, उसे कह दोगे हाँ भाई तू बहुत सही कह रहा है, पर मैं ये कहना चाहता हूं तो शांत हो जाएगा।
डोमिनेट आदमी को आप ऐसे कह सकते हो। दूसरी बात, एक जीडी में मैक्सिमम 3 डोमिनेटिंग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जो सबसे ज्यादा 2 डोमिनेटिंग है ना, उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश करो। तीसरा वाला अपने आप चुप हो जाएगा, क्योंकि वो इसलिए बोल रहा है तीसरा वाला, क्योंकि वो 2 बोल रहे हैं, उसको लगता है कि इन 2 में मैं ना छुप जाऊं कहीं। ठीक है ना, साइकोलॉजी के साथ खेलो। ये मत सोचो इसका तरीका बताओ, प्रोसेस बताओ, ये बताओ, कोई चाबी नहीं है। चाबी यहां पर यह है कि आपको स्किल सीखनी पड़ेगी, कब कहां बोलना, कैसे बोलना। ओके, आई होप अब क्लियर हो गया। यस सर, अब ज़्यादा क्लियर है नहीं। तो सर ये बात सही है कि तीनों ऑफिसर्स आपका जीडी भी देखते हैं और नरेशन भी देखते हैं और वो भी देखते हैं। हाँ। तो कुछ ऐसा है क्या, साइकोलॉजी सिर्फ आपकी स्टोरी देखेगा, नरेशन? तीनों चीजें देखते हो। ओके, ताकि कुछ मिस हो जाए तो वो तीनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लें। तो सर ऐसा सिनेरियो सुने मैंने, 3 यस 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 होता है, डाउट डाउट यस होता है, यस यस डाउट होता है, नो तो नो है ही। तो ऐसा क्या? मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जो वहां पर बैठे ऑफिसर्स होते हैं उन पे 3 पावर होती है, या तो यस कहने की कि यह बंदा सिलेक्टेड है, नो कहने की नहीं है, डाउट मुझे डाउट है। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 असेसर बैठे हुए हैं, तो 3 असेसर का 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक जो बंदा 100% सिलेक्ट हुआ है तो यस यस यस, वो बंदा सिलेक्ट ही हो गया। यस डाउट डाउट, 2 बंदे डाउट कह रहे हैं, एक यस कह रहा है, तो उसका 50-50 है, जो भी है वो देखा जाएगा बाद में। क्लियर है। और एक हो गया डाउट डाउट डाउट, ये तीनों ही डाउट में है। क्लियर है। तो वो एक अलग केस हो गया। तो इस तरह से स्क्रीनिंग रहती है, और ये थोड़ा सा मतलब बच्चे के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। असेसर के लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है डिसीजन लेना यहाँ पर कि किसको लेना है, बट आपको समझना ये है कि अगर आप डाउट 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 में हो ना, तो इट्स अ वेरी डेंजरस। आपको यस यस डाउट वाले केस में तो कम से कम आना ही पड़ेगा। सो सर ओआर का कोई रोल नहीं है? बहुत बड़ा रोल है। देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बंदा आया यस डाउट डाउट या यस यस डाउट, और मेरे पे बंदे ना बहुत ज्यादा हो गए हैं जो स्क्रीनिंग हो रहे हैं। अब मुझे फैसला करना है किसको लूं किसको नहीं लूं। तो ओआर वो लास्ट का ग्रुप का एक का होता है कि मान लो आपकी ओआर बहुत अच्छी है ना, तो वो चेरी ऑन द टॉप का काम करता है सिलेक्शन के लिए अंदर। और मान लो कोई बंदा इसकी मतलब बेहतरीन गई पूरी पीपीटी, बट भाई साहब उसका ओआर 5, 3 या 4 आया, तो भाई वो लेंगे ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है वो ले लें अंदर। हाँ, और मतलब यहाँ तक मैं बोल चुका हूँ कोई बात। बस सर पीपीडीडी तो यही है 3 चीज़ पे। हाँ बेसिकली तो फर्स्ट है। अच्छा एक बात ना, पता नहीं आपने नोटिस किया है कि नहीं किया, आप तो अभी एसएम शायद गए नहीं हो। ओआर में एक बच्चा था जिसके साथ ऐसा हो गया था कि उसने ना आंसर की ही गलत लिख दी थी। अच्छा। हाँ हाँ, होता है ना कि एक क्वेश्चन छोड़ना था, तो आंसर की जो ओएमआर फिल होनी थी उसमें गलत मार्क कर दिया था, फिर भी वो अंदर हो गया था। अब यार ये क्या सीन है? एक्चुअली क्या हुआ होगा, उसकी ओआईआर इतनी खराब नहीं गई होगी, उसमें हुआ क्या होगा, जो उसने आगे पीछे कर दिए होंगे, तो ओआईआर में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो गलत होने के तो नंबर कटे ही नहीं, और जो तुक्के में बाई चांस सही हो गए उसके नंबर और मिल गए। सर तो वो ये चीज़ नोटिस नहीं कर रहे कि मतलब इतना सब कुछ देख रहा हूँ कि साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं, पीपीडीडी में कॉन्फिडेंस, जीडी, उसके बाद स्टोरी, साइकोलॉजी पूरी प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि इतनी बेसिक मिस्टेक हो सकती है उससे, फिर भी मतलब यार रेम, और जब एक बात बताओ, पहली बात तो उसकी मिस्टेक को उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई ये तो हमने कंसिडरेशन किया। मतलब सोच के देखो, आप फॉर एग्जांपल बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपने नहीं सोचा था घर से निकलते हुए कि आप किसी के ऊपर बाइक चला दोगे, पर क्या पुलिस और लॉ इस बात को ध्यान रखेगी? ऑफ कोर्स। क्या रखेगी ध्यान? कि आपको सजा नहीं होगी? होगी। फिर तो सेम पे ये है भाई, गलती से उसने फिल कर दिया, वो हो सकता है उनको ओआईआर देखते हुए महसूस हो रहा हो, बट वो अब इस नियम पे हैं कि ओआईआर में जो करेक्ट हैं हम वही चेक करेंगे, बाकी बंदे ने जिस बाकी टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है उस पर डिपेंड करता है। ये है ना? नहीं सर, मेरा क्वेश्चन बस ये था कि जब वो एसएसएस कह रहे हैं हम तो टॉप की क्रीम लेंगे, हाँ। कि बिल्कुल वैसा बंदा लेंगे जो भगवान टाइप का नरेशन, मानने कह रहे हो, मतलब नरेशन कह रहा है, जिसका जीडी कैडी है और स्टोरी तो बढ़िया है ही, तो भाई ओआईआर में कैसे वो मतलब ऐसे ले सकते हैं जो इसने टिकट गलत कर रखे हुए, इसे क्यों सिलेक्ट करें ना? जब इतनी बेसिक सी मैंने क्या बताया कि ओआईआर की वेटेज ना के बराबर होती है। मतलब ऐसा नहीं निगलेक्ट नहीं करना, लेकिन ना के बराबर है। मतलब ऐसा है कि मान लो जब डाउट केस आ जाता है ना, तो ओआईआर इज द लास्ट की टू डिसाइड। अच्छा हाँ, ओके ओके। सो हमारा फर्स्ट क्लियर हो सर। एक बेसिक मतलब सेकंड डे स्टार्ट होने वाला है जिसमें हमारा साइकोलॉजी टेस्ट है, तो जिसमें हमें टेट टेस्ट होता है। तो सर टेट में हमारी बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई जाती है, और पीपीडीटी में हमारी जो पिक्चर है बहुत ज्यादा ब्लर होती है, जो मैंने भी देखा है। तो सर इसे ब्लर क्यों रखते हैं और उसमें एकदम क्लियर क्यों रखते हैं? अच्छा एक बात बता, मान ले
यहाँ पर इन लोगों को हमारी शक्ल ना दिख रही हो, तो यार ये लोग गैस करेंगे ना कि हमारी एज क्या होगी। हो सकता है सही भी कर लें, हो सकता है गलत भी कर दें जी। और मान लो कोई स्क्रीन से बहुत पीछे बैठा हो तो उसे तो और कम क्लियर दिखेगा, वो और तुक्का मारेगा। तो पीपीटी बनाई इसलिए जाती है ऐसी कि अगर मान लो ब्लर दिख रही हैं तो 10 लोगों के 10 अलग ओपिनियन होंगे, और 10 अलग ओपिनियन होंगे तो डिस्कशन भी झगड़े में बदलेगा। ओके। वहीं टैट अगर 100% क्लियर हो, तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, सामने में कैमरामैन दिख रहा है भैया लाल टी शर्ट में, तो तू भी तो लाल भी एग्री करेगा, कह देगा नहीं ब्लू है। अच्छा, तो बेसिकली हमारा झगड़ा देखना चाह रहे हैं, जीडी देखना चाह रहे हो हमारा, और जान के चाह रहा है झगड़ा करो। ये झगड़े को कैसे टैकल करता है, इसलिए जीडी 60% है। ओके। जान मुझके करा हमने सारी हरकतें। सोचो शुरुआत से प्लानिंग है उनकी, पहले दिखाई रहे हैं ब्लर और आखिर तक जीडी भी उसी ब्लर पे करवा रहे हैं ताकि झगड़ा देख सके कि झगड़ा कैसे हो कि जीडी ग्रुप जीडी को वैसे इसमें कैसे परफॉर्म करा है। तो साइकोलॉजी टेस्ट पे चलते हैं। तो इसमें सर हमारे तीन टेस्ट बेसिकली दिए जाते हैं, फिर अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है चौथा, टैट वेट SRT। तो पहले टैट, फिर बैट, फिर SRT और फिर लास्ट में SG होता है। थोड़ा भाई जल्दी बोल जाता है कभी कभार, वो भाई के साथ है छोटा मोटा प्रॉब्लम, वो स्पेशल भाई है मेरा ये। अरे वो काम करता, आप तेज कह रहे भाई मैथ्स मैथ बताओ। बहुत तगड़ा आदमी हो भाई, बहुत तगड़ा आदमी हो भाई। चलो टैट का बताते हैं सर। तो टैट में बेसिकली सर 12 इमेजेस आती हैं, इसमें लास्ट में एक ब्लैंक इमेज आती है। तो सर वो ऐसा क्यों है 12 ही दिखा, मतलब 12 इमेजेस ही दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं 10 या फिर 8 ही? इस 12 के क्वेश्चन पे मत जाओ, 12 क्यों, ठीक है। मुझे बताओ जो तुम्हारा स्कूल में आज तक पेपर होता है 100 नंबर का ही क्यों होता है, 300 नंबर का ही क्यों नहीं होता? अब बता, इस बात के डिस्कशन में कोई है फ्रूटफुलनेस? चलो ये तो बेकार का सवाल है। अब 12 जो आपकी पिक्चर्स हैं उसमें आप ये समझ लो कि टैट की वेटेज सबसे हाईएस्ट हो। अगर टैट खराब हुआ तो भैया सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके। साइकोलॉजी में टैट इज द मास्टर, मतलब अगर टैट मास्टर नहीं हुई, मतलब अगर मान लो आपका सिलेक्शन रुका हुआ है, आपको लग रहा है साइकोलॉजी रीजन है, तो 99.99% टैट ही कारण है। तो वही बात आ जाती है, यहाँ पे एकदम क्लियर इमेज दिखती है। तो हमारी स्टोरी कैसे फॉर्म होनी चाहिए और पीपीडीडी से डिफरेंट कैसी होनी चाहिए यहाँ पे स्टोरी? देखिए पीपीडीडी में और टैट में एक मेजर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको ना करेक्टर, थीम, एज ये सब नहीं बताना होता, आप सीधे स्टोरी लिखने पे जाते हो। अब जब आपके पास स्टोरी लिखने का टाइम मिल रहा है तो भाई यहाँ पर आपको 100% क्लियर है कि भाई सामने देख क्या रहा है। सो योर ऑब्जर्वेशन स्किल शुड बी वेरी गुड। कल ये और मैं भाई एक ही पिक्चर पर ना बहस पे आ गए। वहाँ आपको पिक्चर दिखा देते हैं। इस पिक्चर में ना ऑब्जर्वेशन जिस बंदे की बड़ी अच्छी हो तो वो देखिएगा पीछे डेकोरेशन सी हो रखी है, पर क्या बिजली के तार या मैं कहूँ लाइटिंग लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। आगे आप लड़का लड़की देखोगे तो लड़के ने प्रॉपर पैंट शर्ट पहन रखा है, लड़की ने कुछ सूट जैसा पहन रखा है। भाई ने इतना ऑब्जर्व नहीं करा उस टाइम, भाई ने ओवरऑल देखी पिक्चर और स्टोरी बना दी। कभी भी आपको ओवरऑल पिक्चर नहीं देखनी, आपको बारीकी से देखना है उसमें पिक्चर में इमोशंस क्या हैं बंदों के, वो उनकी एज क्या है, कपड़े कैसे पहने हैं, बैकग्राउंड कैसा है। जितना आप डिटेलिंग में देखोगे उतना अच्छी आपको क्लियरिटी आएगी। आप देखो शेरलॉक होम्स अगर आपने देखा होगा भी, वो जितना डिटेलिंग में केस को देखता है उतना केस क्लियर हुआ दिखता है। सेम वे टैट के साथ है, जितना क्लियरली डिटेलिंग में आप ज्यादा देखोगे उतनी अच्छी प्यारी स्टोरी आप बना के देखोगे। और जो पीपीटी में आपका एक रूल था कि लॉजिकल प्लस इमेजिनेशन को यूज करना है, वो आपको यहाँ पर भी बताऊं। सर तो जैसे कि आप भी तो वो वाली बात कर रहे थे, 4-5 साल का नया नया बच्चा नया नया चलना सीखा है और आपने उसे बता दिया ओगरनाथ मंदिर वहां पे है, पूरा आपने मैप बता दिया उसे, ये पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन वो जैसे भी चलना सीखा है तो वो वहां तक तो पहुंच नहीं जाएगा। तो सर बेसिकली हमें इसकी मतलब प्रैक्टिस करनी है टैट की, तो कैसे इंप्रूव करें इसे हम? देखो आप 5, 7, 10 बार लिख के देख लो, ठीक है ना। लिख के भी देखने में इतना देख लो कि 4 मिनट के अंदर आप लिख पा रहे हो। पर मेन कंसर्न तो मेरा ये है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना कोई फॉर्मेट स्टाइल मत ढूंढो कि भाई ऐसे आंसर लिखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमें दिखाया जाता है, सिखाने की कोशिश की जाती है कि लंबे आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पर नियम क्या है, लॉजिकल हो और इमेजिनेशन आपकी यूज हो रही हो, यही नियम है बस, ठीक है ना। बीच बीच में अगर आपको लग रहा है ना लिखते लिखते हिंदी इस्तेमाल करने का मन है, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, आप वो भी लिख सकते हो। वो उस बात पे नहीं जा रहे, वो आपकी लॉजिक और इमेजिनेशन को देखना चाह रहे हैं कि वो परफेक्ट है कि नहीं अकॉर्डिंग टू एसएसबी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। और सर बेसिकली वही स्टोरी हमें ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए जो हमारे साथ लाइफ एक्सपीरियंस में हो चुकी है। ये कोई नियम नहीं है। जैसे हम एक लड़की के बारे में बात करते, छवि जो हमारे कोचिंग में थी, तो उसकी खास बात क्या थी, वो गांव की लड़की थी और पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया था। पर मैंने कल तुझे बोला कि अगर कल वो एसएसबी जाए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने भले ही एक्सपीरियंस नहीं किया हो पर उसे दुनियादारी की ना नॉलेज बहुत है। वो घूमती है सान्या के साथ,
सान्या ने उसे पता नहीं क्या क्या सिखा दिया हो, कही कह रहा भी और ऐसी ऐसी बातें मत कर, सान्या लेकर तो मुंह तोड़ दी। ओ ठीक है ना, बड़ी वैसी है वो तो। तब बस 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 भाई, बस बस को बोले यार, बोले यार, बोले यार क्या मतलब नहीं भाई, भावना में भेजा मतलब जी हमारी कोचिंग। बस। सान्या जी सॉरी हो किसकी तरफ से सॉरी, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। ठीक, तो ये है कहानी, और कुछ नहीं सर। और अब ब्लैंक स्क्रीन पर, ब्लैंक इमेज पे सॉरी। हाँ, blank। सर कोई कहता है कि ब्लैंक इमेज की स्टोरी घर से रट के लेके जाओ। हाँ कोई कहता है कि जो वो 11 इमेजेस दिखी हैं और उस टाइम पे जो तुझे इमोशंस फील हो रहा है उसके उसमें लिख दो, मतलब प्रैक्टिकल होके लिखियो, लॉजिक भावनाओं में ज्यादा मत भइयो, बट जो इमोशंस फील हो रहे हैं उसी को लिखियो और उसी की बेस पे स्टोरी फॉर्म होनी चाहिए। तो ये बात क्या सही है सर? यार देख, तुमने ना आधी अधूरी बात पकड़ ली। देखो सुनो, सोच के देखो, अभी हो सकता है तुमसे बात करो पर बैक इन द हैंड तू कुछ सोच भी रहा हो, बैक इन द हेड तू कुछ सोच भी रहा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं ब्लैंक इमेज के टाइम पे कि जो भी आपके मन में अभी चल रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लिख दो। हो सकता है आपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में चल रहा हो, वो लिख दो। आपने 11-12 पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपकी कुछ भावना इमोशन डेवलप हो रही, उसके अकॉर्डिंग लिख दो। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, वो तो रिकमेंड कैंडिडेट हो गया तो उसने अपनी कहानी बता दी तो इसलिए हो दो फेमस, ना ऐसी कोई नियम नहीं है। तो मतलब घर से बना के लेके जा हाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात। पर वो एक बात ध्यान है ना, जो घर से बना के लाते हो उन्हें साफ साफ दिखता है क्यों घर से बनाई हुई स्टोरी की ऑलवेज थोड़ी सी लेंथ 100 वर्ड से ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें डिटेलिंग ज्यादा होगी, परफेक्शन ज्यादा होगा, तो पता लगता है कि हाँ यार वो 100 मतलब घर से बनाई हुई है। बट अगेन दे आर नॉट बायस्ड कि घर से बनाई हुई है तो भैया हम रिजेक्ट करते हैं। और सर जैसे हमने 12 स्टोरी लिख ली हैं, अब उसमें से जल्दीबाजी में मतलब कुछ स्टोरी हमारे बीच में छूट भी गई है, कुछ कंप्लीट नहीं हुई है और कुछ बिल्कुल थॉट ही नहीं आ रहे, तो एक आधी ऐसे छोड़ दिए बिल्कुल। तो ऐसा कोई केस हो गया तो फिर आप एक बात बताओ, नॉर्मली आपको स्कूल में पेपर होता है, ठीक है ना, मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, किसी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आया ही नहीं, अब बजा तू एग्जाम रूम से बाहर निकला, बता तुझे क्या लगता है तू पास हो जाएगा? बाकी तो क्वेश्चंस करें क्यों नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी का आंसर प्रॉपर आया ही नहीं, लास्ट में रिजल्ट ही नहीं आया। नहीं होने का, बिल्कुल नहीं होने का। और क्या बताऊं, यही आंसर टटका है, जब छूट गई कंप्लीट नहीं हो पाई, एक की दुख की छूट अब की दुख की तूने बोला, एक की दुख की पैर में बोला है। देख भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग वैसे तो देख लियो, खैस रहा है ऐसे ही, मैं कह रहा ना स्पेशल बच्चा मेरा जर्की हो जाते हैं, सॉरी मांग रहा हूँ। तो एक की दुख की देखो छूट जाए वैसे तो छूटनी नहीं चाहिए, नंबर 1, ठीक है ना। दूसरी बात वो देखो, एक आध लाइन छूट जाए, मतलब तुमने पूरी स्टोरी लिखी पर एक आध लाइन नीचे रह गई, दैट्स कैन बी ना अंडरस्टैंडेबल, उतना असेसर भी दिमाग आया था अच्छा ये कहना चाह रहा होगा, पर पूरी पूरी पिक्चर ही छूट गई, दैट्स नॉट ओके। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये किसी मतलब ऐसा नहीं कि एवरेज पे काम कर रहा, ये काम कर रहा है कि अगर किसी भी एक स्टोरी में इसकी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग कोई फ्लॉ फाइंड आउट होता है तो वो पॉइंट आउट करेंगे कि भैया ये कमी है साथ लोग। समझ बात? और कोई बात नहीं सर, मतलब टैट से रिगार्डिंग कुछ ऐसा है, जैसे मैंने 12 स्टोरीज लिखी, हाँ, तो 12 स्टोरीज में से 6-7 तो मेरी बेस्ट स्टोरीज होंगी, जो मतलब 3-4 तो ऐसी होंगी जो मैंने बहुत परफेक्शन के साथ देखी हैं, 3-4 ऐसी होंगी जो मैं बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया हूँ, और 3-4 ऐसी होंगी जो मतलब बिल्कुल एवरेज होंगी। आप बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के, पहली बात तो आप गांठ बांध दो, 12 की 12 लिखिए, ओके बस। छूटनी नहीं, आपको 4 मिनट की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप 4 मिनट, मैंने पहले क्या बोला, अगर आपको याद हो जो मैंने एकदम टैग की स्टार्टिंग की थी, आपको इतनी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए कि 4 मिनट के अंदर आप स्टोरी लिख लो। अगर आप इतनी भी प्रैक्टिस स्पीड की हैंड राइटिंग की नहीं ले पाए तो बेकार है, आप ऐसे भी जाओ ही मत, क्योंकि उनको भी असेस करने का कोई मौका नहीं मिल रहा और आप भी कुछ लिख के नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये बात मैं कहूँगा। और राइटिंग तो है ही, क्या है राइटिंग तमीज़दार, ऐसी कूड़ा मत देखो। आप कहेंगे कई लोग, कई कर्नल ब्रिगेडियर भी आई होप देख रहे होंगे, वो मेरी बात सही नहीं है, राइटिंग ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक बात बताओ, मान लो 4था 5वां 6ठा अटेम्प्ट हो और तब भी नहीं समझना है कि मैं थोड़ा तमीज़दार वे में लिख लूँ, तो यार ये इमेच्योरिटी शो करता है कि यार इतनी बार अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, अब तक तो अकल आ जानी चाहिए कि एक प्रोफेशनल एग्जाम है, ये कॉम्प्रोमाइज़ किसी चीज़ से करती नहीं, तो ऐसा काम क्यों कर पाऊँ? अरे गेटिंग पॉइंट। और ग्रामर ऑल्सो भाई हाँ, मान लो 24-25 साल का है, सेंट जेवियर से पढ़ा है, CBSE बोर्ड का है, तो भी ग्रामर टट्टी लिख रही है, तो वही कैसे काम चलेगा? ठीक है ना, तो इस बात को समझना चाहिए। प्लस मान लो यूपी बोर्ड का भी है, 24 साल का है, तो 24 साल बहुत समय होता है यार जी इंग्लिश को सीखने के लिए। मतलब अब तक इसने इनिशिएट ही नहीं किया कि अंग्रेजी सीख लूँ मैं। 18 साल का बच्चा ऐसी गलतियां करे कि यार अभी भी स्कूल से निकला है यूपी बोर्ड से और एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, एनडीए का पेपर तो हिंदी में भी आता है, और यहाँ पर किसी तरह से पहुंच गया है,
तो उसको एक बार को माफ कर देंगे। तुम्हारे केस में ऐसी माफी नहीं है, और बेवकूफ़ाना हरकत है, माफ करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। सो सर हम नेक्स्ट टेस्ट पर आते हैं, बैट पे। हाँ, बेड पर। तो सर इसमें कोई लोग कहता है कि पॉजिटिव चीज़ें ही लिखनी। भाई पहले ना बैट को आप कोई वर्ड आपको बताना तो कोई वर्ड बोलो, क्योंकि इनको तो बैट ऐसे सुना है। बैट बताता हूँ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मतलब किसी शब्द के अराउंड आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना, और आपको टाइम कम मिलता है, ठीक है ना, 10 रुपीज सेकेंड्स कुछ अराउंड मिलता है, और उसमें ही आपको बनाना होता, ठीक है ना। सर जैसे कोई नॉर्मल से ले लो, जैसे डॉग ही नहीं दिया, डॉग। अब कुछ लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे, कोई लोग कुछ बनाएंगे। जैसे डॉग इज, और मतलब जैसे कोई फैक्ट बता देगा कि ही इज़ अ वेरी लॉयल पेट। डॉग इज अ लॉयल पेट। हाँ, एक मतलब ये फैक्ट हो गया। कोई मतलब ऐसा बता देगा कि डॉग आर द वंडरफुल क्रिएचर क्रिएटेड बाय गॉड। हाँ, या K9 डॉग्स आर रियल, ये गॉड, ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड इज रियल। तो मतलब कि ये तो फैक्ट्स हो गए कि मतलब ये तो यार भगवान ने बनाया है, ये गुड है, ये तो वो फैक्ट्स तो ऑब्वियसली चेक करने नहीं बैठे। और पॉजिटिव में ऐसा क्या पॉजिटिव बनाएगी जो पहली बात वो कुछ बताया। मुझे नहीं लगता कोई साइकोलॉजिस्ट आपको बोलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पहली बात तो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बोलता। साइकोलॉजिस्ट पहली बात तो बोलता है देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप 1000 साइकोलॉजिस्ट से बात कर लो, हमेशा इसी टोन में बात करेगा। कल आप लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित सर के सामने थे, आपने देखा उन्होंने कोई भी चीज़ पे थम नहीं रखा कि देखो ये सही है ये गलत है, ठीक है ना। आप पहली बात। दूसरी बात ये, उनका मानना ये है कि आप जब लिख रहे हो तो आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिले, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो आई लाइक डॉग, तो ये तो यार जो डॉग से नफरत करता है वो भी लिख सकता है ना, आई लाइक डॉग, ठीक है ना। तो पहली बात इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई यू बी शी इनका इस्तेमाल मत करो, इनके इस्तेमाल से कुछ खास पता नहीं लगता, ठीक है ना। अब बात आती है कि फैक्चुअल कोई न्यूज़ वाली बात दिख दी, K9 डॉग्स आर रियली गुड, जर्मन शेफर्ड डॉग्स आर द गुड गुड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। तो फैक्चुअल इनको समझ नहीं आ रहा आपके बारे में। अब इन दोनों पैटर्न्स को अगर आप छोड़ दो, उसके बाद आप जो भी लिख रहे हो ना, आपको महसूस होगा कि कहीं ना कुछ पर्सनैलिटी का टाइप आए। आई एम श्योर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार कोई एग्जाम्पल दे दो। मैं एग्जाम्पल दे नहीं सकता, ये जितना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अननोइंगली मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दूंगा। तो मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है, लिखना हो आपको, ठीक है। ओके, अब SRT सिचुएशन। हाँ, तो सर जैसे मैंने आपसे ये वाली सिचुएशन कही थी, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम, अब आप लेट हो रहे हो उसमें, तो आपको एक ड्रंकन आदमी रोड के कॉर्नर पे पड़ा हुआ मिल गया। नाउ व्हाट विल यू डू डैश। ठीक है। तो पहली बात क्वेश्चन मैं प्रॉपर वे में फ्रेम कर देता हूँ और मुझे बताया ज्ञान सुन के यही है, यू आर गोइंग फॉर एन एग्जाम एंड यू फाइंड अ ड्रंकन मैन लाइंग ऑन अ साइड ऑफ अ रोड, ठीक है ना। फुल स्टॉप, ही डैश। अब ही क्या करेगा, ठीक है ना। ऐसा है, अगर आपको लग रहा है ड्रंकन आदमी है, आप कोने में सीधे बिठा दो, पानी पिला दो एंड देन यू मूव फॉर द एग्जाम, खत्म। सर मैं क्यों ही करूँगा, मैं लेट हो रहा एग्जाम के लिए। देखो अब इस ना एक बात और है, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर की ठीक ठाक लड़की सड़क पे पड़ी हुई मिली, क्या तब भी आप यही कहोगे मुझसे? नो सर, ये तो बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट हो गई ना। फिर आप जरा सोच के देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स, आपके फादर को कभी कुछ हुआ, वो फेंट हुए पड़े हैं, तो आप कॉमन सेंस नहीं लगा के कोई बंदे देखेगा यार बंदा सही कपड़े में सही हालत में, इसको कम से कम होश में तो ला दूं, इतना तो करने की जिम्मेदारी है, चाहे कितना भी लेट हो रहा हो। Are you getting my point? So this is the moral values and ethics you keep in your head. मान लो आपको पता दिख रहा है कि प्रॉपर वो इंसान है जो क्या कहते हैं जो होते हैं ना रोड पे आवारा होते हैं, मतलब घर नहीं सा हो जैसे मैंने, तो उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनके लिए नॉर्मली NGOs होते हैं, वो ध्यान रख लेते हैं, ठीक है ना। उनका केस भी बहुत होता है, हो सकता है वो हाई ड्रग एडिक्ट हो या कुछ हो, वो केस ही अलग है, NGO ध्यान रखते हैं उसका। आप NGO किसी को जानते हो तो आप उस NGO को रिपोर्ट कर दो, फोटो खींच के भेज दो, ये सो एंड सो ऐसा हो गया, तो ध्यान रख लेंगे। सर तो अब ये जो सिचुएशन टेस्ट है इसमें हमें 20 केसेस में एक बात हो, फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट भी पहली वाली, तो उनके केस में ऐसा था कि अगर आपको रोड साइड का बंदा दिखता है तो उनकी एक ऐप थी, उसको फोटो खींचो तो सरकारी गाड़ी आती है, उनको लेके जाती है, उनका ध्यान रखती है। तो अगर आप ये इनिशिएटिव भी करते हो तो कभी तो मतलब ज्यादा हीरो नहीं बनना है, जो सही में प्रैक्टिकल है वही चीज देखो। अगेन बार बोल रहा हूँ, वहां पर मुझसे पता नहीं शायद कल रोहित ने पूछा था या आपने पूछा था, रोहित कर्नल सर की बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। रोहित ने मुझसे कहा था सर हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाना है क्या? नहीं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन पहली बात तो दे भी नहीं रहे, वो सिंपल क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन हु टेक एक्शन। अगर मैं एक बात करता हूँ फौज की, फौज में आपसे जावा नहीं मांगा जा रहा, आपसे नहीं कह रहा पाइथन सीखी होनी चाहिए या आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, वो स्किल सेट वाली जॉब है ही नहीं।
मेरे बड़े भैया हैं, वो बगल में पड़ोस में रहते हैं, कजन है, उनको फौज की नौकरी कभी पसंद नहीं आई। वो कहते हैं कि फौज की नौकरी कोई स्किल सेट है ही नहीं, आपको स्किल तो सीख ही नहीं रहे। बेसिकली फौज में जो इंसान होता है वो इंसानों से डील कर रहा होता है, तो इंसानों से कैसे डील करता है वो वैसा आदमी देख रहे हैं बस। आई गेटिंग माय पॉइंट। तो एक प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन जो लोगों से घुल मिल सके ढंग से, वो वैसा इंसान देख रहे हैं। अगर मैं आम शब्दों में बोलूं 10। और प्रैक्टिकल लॉजिकली पता है आपके केस में क्यों लगाया है कि आप ऑफिसर हो। अगर ऑफिसर ध्यान दिमाग लगा के सोच ही नहीं पा रहा तो 100 लोगों के ट्रूप्स को कैसे मतलब आगे लेके जाएगा। सिपाहियों को क्या करेगा फिर, वो दिमाग नहीं लगा पाता। तो ये है पूरी धार का, मैं सप्लाई हुए मैं कहूँ। तो मतलब सर इसकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, टैट वैट SRT तीनों की? नहीं, फर्स्टली चेंज योर एटीट्यूड। इफ यू डू नॉट चेंज योर एटीट्यूड, ट्रस्ट मी, टैट पे कुछ नहीं होने वाला। चेंज योर हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू हैव क्रॉस द रेड लाइट, तो मत करो ना जंप। अगर आपने रेड लाइट जंप करी नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका मोरल वैल्यूज एथिक्स आपके दिख रहे होगी। ये लिखने को तो कोई भी लिख सकता है, आई नेवर जंप रेड लाइट। बट भैया एथिक्स मोरल वैल्यूज जो होते हैं कि मैं जेब्रा क्रॉसिंग लाइन को भी क्रॉस नहीं करूँगा, वो एथिक्स मोरल कहीं ना कहीं दिखते हैं। फिर वो एक इंसान है, मतलब मुझे याद भी, बहुत पुराना पॉडकास्ट है, उसमें शायद मैंने कहीं सुनी थी, बहुत सही बात कही थी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो रोज फॉर्मल्स नहीं पहनता और एक इंसान है रोज फॉर्मल पहनता है, ठीक है। दोनों के फोन पहनने के तरीके में अंतर नहीं होगा? बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर होगा, जमीन आसमान का अंतर होगा भाई साहब, ठीक है ना। दोनों के उसमें दिखा होगा। जो पहली बार फॉर्मल पहनता है ना, उसका तरीका अलग ही होगा। हो सकता है शर्ट आगे पीछे हो सकता है आयरन ना हो सकता है पैंट छोटी हो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। और जो रोज पहनना है उसको क्लियरिटी, एक पूरा पर्सनैलिटी दिख रही होगी भाई। उसको पता होगा कि मुझे को स्लीव कैसे फोल्ड करनी है, मुझे बटन का कौन सा ध्यान रखना है, कॉलर, शर्ट में हमेशा कॉलर ही गंदा होता है, शर्ट हमेशा गंदी नहीं थी तो कॉलर साफ होना चाहिए। बहुत चीज़ होती है यार। सो चेंज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइफ। और मैं इसके लिए सबसे अच्छा बोलूँगा, आपके घर के आसपास कोई ना कोई NGO ज़रूर होगा। उस NGO में ना हर वक्त संडे में ही काम होता है, ठीक है ना, मोस्टली NGO में। उन NGO को ज्वाइन करो, आपको ना बहुत लाइफ की क्लियरिटी आएगी। आपको ना मतलब जैसे अभी कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर है तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करने का बहुत मिलेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा। आपको ये भी पता लगेगा कि गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, वो भी आपको बहुत क्लैरिटी पता लगेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, स्किल भी बढ़ेगी, बहुत चीज़ें होंगी। NGO वैसे लोग ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि पैसा नहीं आता और कोई लाइफ में ऐसा कुछ पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी के अलावा कुछ चीज़ मिलती नहीं है गेन में। आप कहीं शो नहीं कर सकते कि मैंने NGO में काम करा और कोई नौकरी मिल जाए, एक्सेप्ट आर्मी, ठीक है ना। आप आर्मी में NGO का एक्सपीरियंस लेके जाओ, आपको एक अलग पर्सन ही मिलेगा। कभी भी NGO में काम करो, बंदे को देखो, सोच को मुझे एक याद है, एक लेडी थी, उनका काम ये था कि जो बुजुर्ग ऐसे होते हैं ना सड़क पे रहते हैं, उनको कुछ काम सिखा दें, कढ़ाई बढ़ाई कुछ भी, और फिर वो इंसान नौकरी पे लग जाए। कई ऐसे बंदे हुए जिनको कढ़ाई बुनाई सिखाई, वो पैसे चोरी करके भाग गए। सोचो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा दूसरे आदमी पर ट्रस्ट करना, पर वो इतने 30 साल से आज भी वो औरत उन्हीं लोगों को सिखा रही है जो सड़क पे थे। तो उसने कितने धोखे खाए होंगे और क्या इंसान वो बन चुकी होती। सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। वरना दूसरे आदमी कहते हैं हमारे साथ तो धोखा ही होता है, हम दूसरे की क्यों मदद करें, हम तो अपना मतलब देखेंगे। सर मोरल वैल्यूज एथिक्स, ये तो कुछ एटीट्यूड, ये तो मतलब थोड़ा फिलोसफिकल नहीं हो गया कुछ? सी ट्रस्ट मी यू विल नॉट, मतलब मुझे एक जनरल रैंक के आर्मी ने बोला था, उसने कहा था द मोरल वैल्यूज एथिक्स वी लर्न इन द वेरी स्मॉल एज, ओनली वर्क ऑन द लीडरशिप। ओके, जब आप लीडर बन जाते हो ना, तब सबसे ज़्यादा काम भी वही जाते हैं। आप सोच के देखिए, आप मोदी जी हैं और आप नीदरलैंड या इंग्लैंड गए और आपके यहाँ बोला जा रहा है कि कैसा देश है आपका, लोग जेब्रा क्रॉसिंग करना नहीं जानते, लोग ट्रैफिक लाइट पे रुकना नहीं जानते, अनपढ़ गंवार लोगों का देश है। तो आप अधीन उन्हीं मोरल वैल्यूज पे आ जाओगे जो आपने कभी स्कूल पे सीखे थे। क्यों मोदी जी को स्वच्छ भारत के लिए आम आदमी को समझाना पड़ रहा है? क्यों भैया गाने बजा बजा के साली गाड़ी बुलानी पड़ रही है? क्या तुम्हें पहले समझ नहीं थी कि कूड़ा कहाँ फेंकना है? वो मोरल वैल्यूज एथिक्स ऐसी चीजें जब कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं तो सोसाइटी जानवर बन जाती है। हम जानवर नहीं दिख रहे होंगे तुम्हें, पर जब तुम सोमालिया की बात करते हो या पाकिस्तान की बात करते हो तो लगता है क्या जानवर देश है। यूरोप को हम जानवर लगते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोरल वैल्यूज। सर ये तो बचपन में हाउस होल्ड्स में सिखाई जाती हैं नॉर्मल सी चीज़ें, और टीचर्स भी हमारे सिखाते हैं बचपन में। इम्प्लीमेंटेशन है ना, आप सोच के देखिए, आई एम श्योर 210% आपके घर में सिखाया गया होगा कि आप अपने से मतलब रखिए, दुनिया के बारे में सोचने का ठेका नहीं जा, ठीक है ना। दूसरी बात एक और,
आपको सिखाई होगी कि अब सीख गए होगे बाय द टाइम कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, ये अलग चीज़ बन गई है। फिर आपने ये भी आई एम श्योर देखी होगी कि तुम फालतू के काम में मत लगा करो कि ये उठा रहे हो वो कर रहे हो। तुम्हारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ में समय लगाओ जिसमें तुम्हारा कुछ पर्सनल ग्रोथ हो रही हो। तो आपने जो सोसाइटी में जो देखभाल करने वाली चीज़ें थी उन चीज़ों से आप चले गए। अब जैसे एक चीज़ और होती है, अब हमारे यहाँ दादा दादी के यहाँ बैठने का कंसेप्ट नहीं, ठीक है ना, खत्म होते जाते। क्यों? पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तेरा करियर कैसा होगा? दादा दादी साथ तो कभी भी बैठ लियो, कभी वो दिन आया कभी बैठने वाला। वो मॉरल एथिक्स जैसे ही आपके गायब हो जाते हैं, सोसाइटी बेकार हो जाती है। सर एक क्वेश्चन मेरा एक बात और बोलना चाहूंगा, आप सोच के देखिए, व्हाई यू रेस्पेक्ट इंडियन आर्मी? बिकॉज ऑफ मोरल एथिक्स डिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ दिस। अगर इससे ये चीज हटा दो तो आपकी इंडियन पुलिस सर्विस नहीं बन जाएगी, और आपको शायद पुलिस इसलिए ही नहीं पसंद कि एथिक्स और मोरल इसको फॉलो नहीं करेगी, कि नेग्लेक्ट ही कर, नेग्लेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिखाया तो नहीं भी जा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ओके सर, मेरे क्वेश्चन था टैट से रिलेटेड ही। आपने मेरे से बोला था कि नेगेटिव इमोशंस आप पे ज़्यादा शो नहीं होने चाहिए, जैसे डेथ या देखो हार्ड ना, अगेन आप ना कुछ शब्दों को पकड़ ले रहे हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपका ये नहीं शो होना चाहिए, वो नहीं शो होना चाहिए। और कल जब कर्नल रोहित सर भी बात कर रहे थे तब भी वो बार यही कह रहे, ऐसा नहीं है। मेरे कहने का सेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस रूम AC गॉट बर्स्ट ऑफ, ठीक है ना, आग लग गई, तो तेरा रिएक्शन क्या है? इट इज पॉजिटिव और इज नेगेटिव? यू हैव एटीट्यूड टू सेव 2 more person, कम आउट ऑफ दिस रूम एंड मेक श्योर कि ये घर और ना जले, या तेरा ये कि मैं भागूं यहां से। सो मेरा कंसर्न इस बारे में है भाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मैं आपसे अभी डाइनिंग रूम में पूछी थी, मैंने कि आपको मेरे अंदर क्या पसंद है, तो क्या क्या पसंद है मुझे बताओ आप। ऑफ कोर्स सर, बहुत सारी चीज़ें, योर कॉन्फिडेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू डील विद योर पीपल एंड योर फैमिली, और उसे कहते हैं योर मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ इज वेरी पॉजिटिव। मतलब जो भी चीज़ नेगेटिव आती है आप उसे पॉजिटिवली देखते हो। मतलब एक बार क्या होता, सर का मतलब हाईजैक हो गया भाई चैनल, जो तुम इतने कम व्यूज देख रहे हो ना, ये सर का हाईजैक हो गया इसलिए था। एंड मुझे से सर मैं इंटरव्यू ले रहे हैं, बाद में देखते हैं चलो। मतलब आई वॉज लाइक सर आपकी इनकम होती है वहां से इतने हजारों की, तो बोलते हैं दिन की हजारों की भाई, एक बार अकाउंट पे ना। तो सर वाज लाइक या वी विल सी इट। तो मैं बोला यार ये बड़ा सही है, ये इतना ज्यादा मतलब पेशेंस तो मुझे भी चाहिए कि भाई साहब कुछ बुरा हो रहा है लेकिन अभी ये जरूरी है तो ये करना है। तो इट्स वेरी मतलब सो इट्स अब वही अगेन, जब मैंने डेथ पे उसकी बात बोली तो मैंने बोला कि नेगेटिव नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब ये कि योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम क्या है, कि हाउ प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल इज द प्रॉब्लम का, उसका सोल्यूशन क्या है। मतलब जितना भी आपने कोई बात रखी है वो प्रैक्टिकल लॉजिकल होनी चाहिए, उसका सोल्यूशन प्रैक्टिकल लॉजिकल होना चाहिए। समझो मेरी बात, ये बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बंदा है और उसके ऊपर ना प्लास्टिक की शीट लगी हुई है। अब प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, उस प्लास्टिक की शीट ना गिर गई और वो जल गया। फॉर एग्जाम्पल कैमरा मैन नहीं जल गया। अब बता तू क्या करेगा? प्लास्टिक की शीट तू हटाएगा, उस पर पानी डालेगा, क्या करेगा? क्या अगर मान लो तुझे प्लास्टिक शीट का करेक्ट सोल्यूशन ही नहीं पता कि प्लास्टिक की शीट जब जलती हुई इंसान की स्किन पे गिरती है करना क्या है, तो तू रॉन्ग ही डिसीजन लेगा ना। सो योर लॉजिकल पॉइंट कम विद द नॉलेज एंड विद द राइट इमेजिनेशन। उसे करना क्या है और ये डेवलप कैसे होगी? यू हैव टू टेक लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिकॉज दुनिया के सारे एक्सपीरियंस तो आप ले नहीं सकते, बट क्या आप जब किसी इंसान के साथ बैठ रहे हो तो क्या आप उसकी नॉलेज नहीं ले सकते? फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने मुझे बहुत अच्छी बात की थी जो मुझे आज भी ऐसे भोली तरह छपी हुई है। उन्होंने कहा था सड़क पे बैठा भिखारी ये जानता है कि बिना नौकरी, बिना कपड़े, बिना उसके सर्वाइव कैसे करना है। तू कर लेगा? नहीं। तो हर इंसान के पास एक ऐसी नॉलेज होती है जो तुम ले सकते हो, जिंदगी में कहीं आगे बढ़ा सकते हो। तो जब भी आप किसी आदमी के साथ बैठे हो, चाहे पुलिस आदमी के साथ, फायर ब्रिगेड वाले के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ, किसी के साथ भी बैठे हो, बात करो। और जितनी बात तुम उसके बारे में करते हो ना, वो खुशी खुशी बताता है। कई बातें ऐसी बता देगा। और बातें करने का बस आना चाहिए, चस्का आना चाहिए, वही कैसे बातें कर, मतलब कम्युनिकेट विद अदर जितना हो करना, जितना प्लस रीड बुक्स, रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। देन ओनली यू कैन अचीव दिस, अदरवाइज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दुनिया भर की प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें आ सके। एंड वन मोर थिंग, इफ इवन अ स्मॉल थिंग आपके घर में हो रही है, वो आप में उसका पार्टिसिपेट जरूर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल हमारे घर के सामने रोड बन रही थी। मेरे फादर चाहते थे कि जो नालियां वो बंद ना हो जाए रोड बनने के चक्कर में। नॉट टेल मी कि तुझे रोड बन रही है, ठीक है, और नालियां बंद ना हो, क्या करेगा उसके लिए? व्हाट इज द प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ इट?
वी विल टेल द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ना, फिर भैया ऐसा ऐसा मत करो, यू हैव टू डू दिस। पर क्या उन्हें याद रहेगा? वहीं खड़ा होना पड़ेगा उन्हें। तो यही तो बेवकूफ थी। मेरे फादर को कल ट्रेन भी कैच करनी थी, और आपको याद है कल मैं जा भी रहा था। यस, सी द ब्रेन ऑफ माई फादर। उसने कहा शुभम ईट लेकर आ, नाली के आगे ईट रख दे, वो अगर रोलर भी चलाएंगे तो ईट ना सड़क बनने नहीं देगी वहां पर, और सिर्फ वो ईट जो है वो क्रश हो जाएगी खाली। सी व्हाट द प्रैक्टिकलिटी ही हैज। सो ऑलवेज इंडल्ज इन द घर के जो भी काम है, सब्जी लाना, दूध लाना, बिजली का बिल पे करना, जो भी उसमें इंडल्ज हो। जितनी प्रैक्टिकलिटी लाइफ आती है ना, जो स्मार्ट स्ट्रीट बच्चा होता है उसका सिलेक्शन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बुकिश जो खाली पढ़ता ही रहता है। उसके कंपैरिजन में ही नो व्हाट द हाउ द ग्राउंड वर्क्स, हाउ टू डील विद द पीपल। माय फादर वाज बहुत परेशान थे, इलेक्ट्रिशियन नहीं आ रहा या कारपेंटर नहीं आ रहा, बिकॉज आई हैव वर्क इन माई ऑफिस टू डेवलप दैट। और प्रैक्टिकलिटी है, मैंने सोल्यूशन बताया कि ये ऐसे होगा। मेरे कनेक्शन डेवलप हुए, मैंने फटाफट अपने कनेक्शन से 2 लोगों को बुलाया, ये काम ऐसे होगा। सो ये आती है। यही एक रीजन है सर, जैसे क्या आजकल मतलब बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स तो गेन कर रहे हैं, बट के पास प्रैक्टिकल नॉलेज। यार वैसे मार्क्स भी गेन नहीं कर रहे कुछ खास। एक अंदर 10% बच्चे होते हैं जो 90% मार्क्स लेकर आते हैं, उससे ज्यादा कौन नहीं लेकर आते। ग्राउंड नॉलेज नहीं है। हाँ, ग्राउंड नॉलेज नहीं, इसलिए कहते हैं 90। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा भाई 95% लाया था, बट वो स्क्रीनिंग तक नहीं हो पाया। और भाई ये सोच के देखो, 95% द क्लास 12, उसकी आज भी ना आप स्कूल में जाओगे ना तो ऊपर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है द टॉपर उमंग वार्ष्णेय हु क्लियर IIT ऑल्सो, ठीक है ना। राइट नाउ अब IIM भी लिखा हुआ है कि IIM भी क्वालिफाई कर रखा है। तो सोचो उस बंदे का ऐसे भी नहीं निकला। प्रोफेसर है भाई, प्रोफेसर है, छोटा वाली डॉक्टर उमंग वार्ष्णेय नाम है। पैसा वाला आदमी है बहुत ज्यादा। ज्यादा पैसा ऐसा उतरा कर तू बहुत ज्यादा। अबे सर का खर देखना तुम लोग भी आप। बहुत ज्यादा रूप से। सो सर ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ओ सेल्फ डिस्क्रिप्शन का कर दो सर तू। नहीं सर, वो मैं एक्साइट हो गया था। तो सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे जो कैमरा मैन है थोड़ा बताइए कितना समय हम खींच चुके हैं? 1 घंटा तू बोल 44 54। चलिए 2 मैंने कहा था जम लंबा हो जाएगा। सेल्फ डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। अब आपने सर मेरे को बताया जी टैट, वैट और SRT जो आप यहाँ तीनों में करके आए हो, उसका जो सीधा सीधा निचोड़ है आपका SD। हाँ, अब यहाँ पे आप अगर झूठ बोलोगे तो ये जो कर गया है इनसे पकड़ा जाएगा। हाँ, और सब फेल। सब फेल, मतलब साइकोलॉजी तो गया बिल्कुल, और साइकोलॉजी गया था, अब ऑफिसर तो बन ही नहीं। अब देखो, जो बंदा लॉजिक से चल रहा होगा, मैंने टेट 60% सही कर दिया है, 50% ज्यादा कर दिया है, अच्छा कर दिया है, तो मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई लॉजिक ही नहीं है। साइकोलॉजी क्या कह रही है कि अगर मुझे कहीं भी एक जगह छोटा सा भी फ्लॉ मिलता है, चाहे उसका वेटेज कम है, मैं उसको मतलब पास नहीं बोलने दूंगा। और यकीन मानिए, आपको शायद नहीं पता होगा, इन द कॉन्फ्रेंस वन ऑफिसर हैज अ वीटो पावर। वीटो क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। वीटो मतलब ये होती है कि जो मेजॉरिटी कह रही है ना उसको चैलेंज किया जा सकता है। यूएस हैज द वीटो पावर इन द UN, मतलब पूरे 159 देश ये भी कहते हैं ना कि यूएस के जो वेपन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। यूएस डिफेंस की डील ही नहीं करेगा, तो यूएस अपनी वीटो पावर यूज करके कह सकता है डिफेंस की डील तो होगी, वेपन्स तो बेचूंगा। सेम वे इन द SSB वन ऑफिसर हैज अ पावर कि अगर मान लो 2 ऑफिसर कह रहे हैं कि इस बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए 110%, ही कैन वीटो कि नहीं, इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। देयरफॉर ये कारण है कि आर्मी में करप्शन बहुत कम है, ना के बराबर है, बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी रीजन। सर तो कुछ लोग मेरे को एडवाइस भी देते हैं कि SD तो तेरा घर से बना के लेके जा। हाँ, कि मतलब बहुत ही अच्छा कच्चा चिट्ठा होता है तेरा, वो बना के लेके जा। तो उसमें हमारी से कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी है, तो उसे शो करना जरूरी। पहली बात तो आपको ना लिखने की समझ, यहाँ पर अब मैं कहूँगा लिखने की जो स्किल होती है ना वो आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले आपको बताना चाहिए, अगर मेरे पेरेंट्स हैं उनकी ओपिनियन मेरे लिए डिफरेंट होगी और एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होगी, ठीक है ना। वहीं जो मेरा टीचर होगा उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तेरा टीचर हूँ, तो क्या मैं तुझसे ये उम्मीद करूंगा तू घर के फाइनेंस और जिम्मेदारी को भी ध्यान रखे? बिल्कुल नहीं। मेरी क्या होगी, भाई तू अच्छे नंबर लिया, सिलेक्शन लिया, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। ज़्यादा ये होगी भाई जो साथ में पढ़ रहे हैं उनका थोड़ा ध्यान रख ले। पर वहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, वो ये चाहते होंगे कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के अच्छा आदमी कर ले और अच्छी लड़की से शादी कर ले। क्लियर है? तो घर के काम कर ले, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले। अब ज़्यादातर घर वाले पहुंचे तो नहीं लगवाते, जैसे घर आते तभी पहुंचे नहीं लगवाते होंगे, राइट। घर की जिम्मेदारी समझ ले, और जब मुसीबत आए घर पे तो साथ में खड़ा रहा। अब सोच, ये वाली लाइन साथ में खड़ा रहा, क्या टीचर एक्सपेक्ट कर रहा? नहीं। तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन और वहां पर पेरेंट्स के साथ जिम्मेदारियां और पेरेंट्स का व्यवहार अलग हो जाता है। वहीं जो आपकी जिम्मेदारियां या एक्सपेक्टेशन टीचर के साथ है वो अलग होगी। आप एक बार को पेरेंट्स के साथ लड़ सकते हो, टीचर के साथ लड़के दिखाओ, अभी बता देगा।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हो पहले सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख अपना, उसके बाद अच्छी तरह देख ये चीजें मेरे अंदर हैं भी, या फिर मैं हवा में ही लिख रहा हूँ। दूसरी बात, अगर आपको कोई माँ बाप गुस्से में आकर कोई बात ऐसी बोल रहे हैं जो नेगेटिव है, चाहे आपको बुरी लगी हो, एक्सेप्ट इट। माँ बाप 99% लोगों के ऐसे नहीं होते कि जो गलत बोले, ठीक है ना। बहुत ही रेयर ही कोई माँ बाप होगा जो गुस्से में भी ऐसा बोल रहा हो, क्योंकि उनका होता है गुस्से में भी उन्हें आपकी भले के लिए बोल रहे होते हैं। तो अगर उन्हें कोई भी चीज़ बोली, जैसे मेरी माँ मुझसे बहुत बुला देती है तो बड़ा तेज गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। पर मुझसे अब जो आदमी मिलता होगा वो ये नहीं कह सकता कि सर पर गुस्सा आता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके रियलिटी चेक वो बोल रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो सर हमारा सिंपल ये क्वेश्चन है, जैसे व्हाट एसएसबी वांट्स सर, मतलब अगर आपने मोटा मोटा एक बात बता, मुझे लगता है इसका सवाल करने तुझे पता लग गया है। अकॉर्डिंग टू यू, वट एवर वी हैड अ टॉक, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है, मैंने कैमरामैन से पूछा व्हाट एसएसबी वांट्स। बेसिकली सर मेरा ख्याल से एसएसबी ये चाहता है कि अच्छा इंसान हो, सिंपल, कि मतलब नॉर्मल रूल फॉलो करता हो, मतलब टाइम टू टाइम मतलब सब काम करता हो, और जिसमें बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग और ठीक ठाक लेवल की प्रैक्टिकल भगवान टाइप आदमी भी नहीं चाह रहे कि भाई सॉल्यूशन आना चाहिए उसे, बेसिकली जिम्मेदार हो, प्रैक्टिकल हो। और ये अगर मैं आपको आम शब्द में बोलूं, दे वर अ काइंड ऑफ गुड पर्सन। अ गुड पर्सन इन द सेंस व्हाट? गुड एज अ सन, गुड एज अ स्टूडेंट, गुड एज अ सिटीजन, कि यार अच्छा नागरिक हो, गुड एज अ ब्रदर, गुड एज अ फ्रेंड, गुड एज अ बॉयफ्रेंड। वो हर चीज में बस गुड जा रहे हैं कि भाई अच्छा हो बस। अगर ऐसा इंसान मिल जाता है तो ले लेते हैं। दूसरी बात, ये बात बताऊं, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूं खासकर। वैसे जहां तक रिपीटर ये पॉडकास्ट देख नहीं रहे होंगे, पर अगर आप किसी रिपीटर को जानते हो तो कम से कम ये वाली लाइन उसे पहुंचा देना। जो रिपीटर होते हैं वो अगर ये पोर्ट्रे कर दें कि सर मैं पहले अच्छा नहीं था पर मैं इस चीज में अब अच्छा होने लगा हूं, इवन देन दे विल रिकमेंड यू। ये आपको शायद नहीं पता होगा। अगर रिपीटर किसी तरह से ये शो कर दे कि मैं जैसा इंसान था अब मैं उससे बेहतर बनने जा रहा हूं या बेहतर बनता जा रहा हूं, तो आके समझ लो वो आपको रिकमेंड दे ही नहीं थी। ये मुझे बहुत लेट समझ में आया, और आप किसी कंजर बिगेडर से पूछना, वो इस बात से एग्री करेगा कि हाँ यार ये बात तो बंदे ने बिल्कुल सही बोली है। इफ यू एबल टू शो यू आर बेटर देन बिफोर, दे विल टेक, और इवन यू आर इन द प्रोसेस यू आर बिकमिंग बेटर, दे विल टेक यू। एंड हाउ विल शो दैट? कैसे शो करोगे यार? एक बात बता, आशुतोष सर थे ना, याद है? सो आशुतोष सर के साथ अगर आपने देखा होगा वो बहुत कम बोलते थे, ठीक है ना। तो जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने कहा था सर यू स्टार्ट टीचिंग, बिकॉज जब आप बोलोगे तो आप उतना तो बोलोगे जितना जरूरी है मुझको बोलोगे। दूसरी बात, ही डू नॉट हैज अ हैबिट ऑफ टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एनीथिंग। तो मैंने कहा कि सर घर में जो आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, उसमें जिम्मेदारी आप उठाओ। ओके, घर के कंस्ट्रक्शन में फैसला आप लो, पापा सलाह दे रहे हैं ठीक है, पर फैसला आपका होना चाहिए। तो जब आप ऐसे पूछते हो ना तब बात बनती है। अब देखो आप आशुतोष सर के देखो, आशुतोष सर रिकमेंड हुए थे, उसके तुरंत बाद स्क्रीन आउट हो गए और फिर रिकमेंड हो गए। क्यों स्क्रीन आउट हो गए थे? कि इतना प्रेशर बन गया था कि पहली वाली एसएसबी में मेरिट इन होगा कि नहीं होगा। वो ही इतना घबरा रहा था मतलब कि भैया की स्क्रीनिंग की परफॉर्मेंस तक हैम्पर हो गई। सर मेरे को तो ये इट्स मोर ऑफ अ डेस्टिनी थीम लगती है, मतलब ये तो किस्मत की बात है, अगर होना है तो हो जाएगा, नहीं होना देखो अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये खांचा है, गोल खांचा, तो इसमें गोल चीज ही फिट आएगी ना। सेम वे एसएसबी, अगर आप उसकी अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी लेके बैठे हो तो फिट आ जाएगा। आप शूज की शॉप में जाओ, आपका पैर 10 नंबर या 9 नंबर जूता दिखा रहा हूं, फिट हो जाएगा क्या? तो अगर मान लो 9 नंबर का जूता दिखा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आप लाइफ के लिए फिट नहीं हो। नहीं भाई, 10 नंबर का जूता जब आएगा तब वो उसमें फिट आएगा ही। तो एसएसबी ये कहती है कि हमारा एक खांचा है, उस खांचे में जो इंसान फिट आ जाएगा वो हम ले लेंगे। जो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिट नहीं है, वो किसी और चीज के लिए बेहतर है, वो किसी और चीज के लिए 110% बना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप उस खांचे में फिट नहीं आ रहे हो और आपको फिट आना है 110%, तो आपको अपने आप को मोल्ड करना ही पड़ेगा। भाई स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर आप घिसते रहो तो गोल नहीं बनेगा क्या? वो तो क्या गोल खांचे में फिट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भाई, सिंपल बात है। स्क्वायर आपके पास बॉक्स है वही, और वो गोल में फिट कराना है, तो अगर आप उसे घिसो और गोल बनाओ तो गोल वाले में आ जाएगा। सेम है पर्सनैलिटी है, आप उसे मोल्ड करो, घिसो अपनी पर्सनैलिटी को, डी शेप करो, समझो वो क्या चाहती है पर्सनैलिटी आपकी, बिल्कुल होगा आपका। ऐसा हो ही सकता। तो मतलब इन शॉर्ट एसएसबी हमारा अच्छा आदमी चाह रही है, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो फिट हो जाएगा उसे चाह रही है। ये तो आपने बहुत ही बोल दिया भाई। गुड पर्सन तो मैंने आपको, जो आपने पहले डिस्क्रिप्शन में बात की ना, आप उस पर स्टिक रहो, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा आदमी, प्रैक्टिकल आदमी, घुल मिल सके सबके साथ वैसा आदमी, ठीक है ना। प्लस अपनी जिम्मेदारियां समझता हूँ, बस खत्म।
और इसके लिए अगर आप पर्सनैलिटी डेवलप करो, आपके पास 2 से 3 साल हैं या 6 महीने भी हैं, जॉइन एनजीओ नंबर 1, इंडल्ज इन द फैमिली प्रॉब्लम्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे घर की सब्जी लाने तक की प्रॉब्लम हो उसमें। थर्ड, मेक श्योर ऑफ वन थिंग, यू वर्क एंड आइडेंटिफाई योर वीकनेस। और सबसे आसान तरीका है कि माँ बाप किसी बात पे 1000 बार टोक रहे हैं, तुम्हारे दोस्त 1000 बार टोक रहे हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड टोक रही है, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ उसने टोका है तो मैं बदलूंगा। एंड बदलो, वो कैसे भी बदलो। एंड किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका सिंपल ये होता है, डू और डाई। अगर आप में डू और डाई एटीट्यूड से काम कर रहे हो तो वो होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं हो सकती? डू और डाई पे हर चीज़ चलती है भाई साहब। तो इसमें मेरे को सर वो वाला क्वेश्चन मिल गया कि हाउ कैन यू डेवलप OLQs, और यही क्वेश्चन मिल गया कि मतलब ऑफिसर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। दे आर मेड। सैम मानेकशॉ साहब की एक बहुत पॉपुलर लाइन है, यू गिव मी अ नॉर्मल पर्सन विद हैविंग अ माइंड ऑन हिज हेड, आई विल ब्रिंग द लीडर आउट ऑफ हिम। ठीक है ना, सोच लो आम आदमी में से लीडर उठा लाएंगे अगर उसका दिमाग खाली चल रहा है तो। दे ऑल्सो वांट अ काइंड ऑफ पर्सन हु हैव अ लॉजिक इन हिज हेड, और वो लीडर ले आएंगे। तो आप, आई एम श्योर जो भी बंदा इस वीडियो को देख रहा है उसमें लॉजिक 200% होगा, और आप रीशेप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। मतलब ऐसा कोई डिफिकल्ट बात नहीं, ठीक है ना। बस मेडिकल का ध्यान रखो, हो जाएगा, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बस लगे रहो, लगे रहे तो आज नहीं तो कल तो पक्का है, ऐसा हो नहीं सकता। और कोई बात तो सर मुझे बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें लग रही हैं, मतलब जो 3rd 4th में सीखी हुई है वही है, तो हाँ, पर उसको फर्म करना, इम्प्लीमेंट करना। बस शॉर्ट में। अब सर इंटरव्यू पे आ जाते हैं। नहीं हो पाएगा अब इनसे कहो कि तुम व्यूज दो, अगला पार्ट हम बनाएंगे तब। गाइस लिसन, आप कमेंट्स YouTube सेक्शन में जरूर करा करिए कि देखे जाते हैं वो यहाँ पे। इसमें नाराजगी थी एक, हमने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, अब हम शो भी करते रहे, हमने कहा था कि लोग कमेंट करें। लोग क्या पूछ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कैसे लें, लोग पूछ रहे हैं कि सर आपका नया बैच कब आ रहा है। अबे हमने पूछा है आपसे कि क्वेश्चन क्या पूछें, ठीक है, आप हमसे ये कह रहे हो। तो प्लीज आप इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम कमेंट करो, और जितने ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो उस पर व्यूज ज्यादा आएंगे, तभी हमें कॉन्फिडेंस आता है अच्छा ये फॉर्मेट लोगों को पसंद आ रहा है तो करते हैं। ये GT और इंटरव्यू रह रहा है, जी बन रहा है। सोचो 1 घंटा लगा है खाली साइकोलॉजी को समझाने में, सिर्फ साइकोलॉजी, मतलब GTO, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल, पता नहीं क्या क्या बात की है। सो इट्स ऑल अप टू यू। प्लीज जितना शेयर करोगे, जितना कमेंट करोगे हम लेंगे। लाइक तुम्हारी इच्छा है, पसंद आया तो लाइक कर ही दोगे, पर इतना दूर तक, ठीक है। बस भाई तो अपने नोट्स बनाने पर लगाए देख, इसको चिंता हो रही है ये पॉडकास्ट के चक्कर में, ये नोट्स। अबे मैं फाड़ नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ दुनिया को। ये देखो, ये भाई साहब अभी भी मैं तुम्हें समझा रहा था, ये भाई साहब नोट बना रहे थे कि मेरे नोट्स बन जाए, जनता अपना ध्यान खुद रख ले। नोट्स मतलब सर ये वो है ना कि हाउ टू इम्प्रूव योरसेल्फ, फाइनल नोट्स है, अपने आपको एनालाइज कर रहा हूँ पहले बैठा और क्या आया कि नहीं है। सो आपने आई होप नोट्स बनाए हो काफी सारे, और बस यार लाइक शेयर कमेंट करो दबा के, और सच में करना है शेयर और कमेंट तो करना है। लाइक सच बताओ इच्छा है, शेयर कमेंट के बिना वीडियो नहीं चलता, ये चाहिए। और प्लीज हमारा चैनल हाईजैक हो गया था तो प्लीज उसे उठा दो सर। तो वो मोटी मोटी 5 चीजें बता दो जो कल आपने बताई थी। यार, तू सारे टिकट एक ही वीडियो में निकाल दे, है नहीं बस, तो वो मोटी मोटी 5 चीज, अगर यार यहाँ तक आयो कुछ तो बन। वैसे 7 चीजें थी वो। हाँ 7 चीजें बता दो मोटी मोटी। नहीं यार, ये अभी समझ नहीं पाएंगे, इतने मैच्योर नहीं हुए। अरे क्यों नहीं समझेंगे भाई, मतलब अरे सर बता तो इतना तो। चलो सुनो, अब 7 चीजें होती हैं जो स्क्रीनिंग के लिए चाहिए होती हैं, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। फर्स्ट तो कम्युनिकेशन है कि आप बोल पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जैसे फंबल हो जाता है ना तो स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा, या मान लो एक एक करके जब आपका नंबर आ होता है ना कि पहले ये बंदा, फिर ये बंदा नरेट कर रहा है, फिर ये कर रहा है, चौथे नंबर 5 और 10 नंबर तक आता था कि हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होती है, तो उस बंदे को ना इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो आया है अपना परफॉर्म देगा चला जाएगा। तो उसके अंदर से ना जो डेस्परेशन वाली फीलिंग होती है फौज ज्वाइन करने वाली, वो निकल चुकी होती है। ये तीसरी बात होती है। चौथी बात ये होती है कि कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे बॉस जैसे भाई एक मेरे बारे में तारीफ में कर रहा था, मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगती है, मुझे लगता है जब मैंने अचीव कर लेता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मेरा ऑफिस जल जाए ना और मुझे मेरे एम्प्लॉय आके बताएं कि सर आपका ऑफिस जल गया है, मैंने कहा गुड है, किसी को आग में कोई जला तो नहीं, बस इतना ही कहता हूँ। बाकी दोबारा बना लेके ऑफिस जल गया, जल्दी क्या कर सकते हैं, पर भगवान करे ऐसा कभी ना हो चीज़। फिर अगली बात अगर मैं बात करूँ, कितनी बात होगी, 4-5 में कितने बोल दिए ना, नॉट डेस्परेट, कम्युनिकेटर और सोशल पर्सन। हाँ, सोशल पर्सन। एक बात ये है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल होने चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं मतलब मिल पा रहे, जैसे मेरा एक एटीट्यूड है, फॉर एग्जांपल मुझसे कोई आदमी मिले तो मैं ऐसे बात करता हूँ कि मेरा दोस्त बन जाए, किसी दोस्त से जिगरी दोस्त बन जाए, ये मेरा एटीट्यूड रहता है। नहीं बनना तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, मैंने कहा फिर मुझे ऐसा बंदा ही चाहिए लाइफ। तो आप काफ़ी ज़्यादा सोशल हो, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कैसा भी हो, लड़का लड़की कुछ भी हो,
मैं बहुत कोशिश करता हूँ। आप मेरे कभी स्टूडेंट से मिलो, कभी ये नहीं कहेगा कि ये सर है, ये कहेंगे ये तो भैया है। कभी भी आके टपक पड़ते हैं लोग, ऐसा होगा। कंट्रोल ओवर टोन। कंट्रोल ओवर, अच्छा कितने बोलती मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा अब बोल रहा है। चार पांच बोले होंगे, मुझे याद नहीं आ रहे। अच्छा, कंट्रोल ओवर टोन बहुत होना चाहिए। अगर आप डोमिनेटिंग हो गए, आप गुस्से में रहने लगे, आप नहीं कर सकते अपने एंगर को कंट्रोल, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन होता है। यू हैव द पावर ग्रिड की, वो कंट्रोल होना चाहिए। नॉट ओवर थिंकर और एबल। हाँ अरे हाँ बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी खराब हो गई आपकी और आपने ये सोचा कि यार अब मैं क्या करूँ, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ओवर थिंकिंग का भैया कोई इलाज नहीं। ओवर थिंकिंग वाले कहीं नहीं पहुंच पाते, फौज तो बिल्कुल ही नहीं बनी। फिर सेल्फ डाउट, अगर आप सेल्फ डाउट में जी रहे हो जिंदगी में और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ना के बराबर है, आप स्पिनिंग जिंदगी में नहीं निकाल सकते। सेल्फ डाउट वाला और सेल्फ कॉन्फिडेंस का लो है, वो फौज के लिए बना ही नहीं, क्योंकि वो कभी भी विश्वास के साथ अपने सिपाहियों को देख के बोल नहीं पाएगा कि हारी हुई लड़ाई भी हम जीत जाएंगे। उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता। आपने केसर मूवी देखी होगी, केसरी था, केसर का था क्या, केसरी, उसमें था बहुत बढ़िया सीन था ये कितने Don't align your heart with any person। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, ये नहीं समझ पाओगे यार, ये बहुत ज्यादा मैच्योर बात हो गई यार, ये नहीं बता पाया। अरे बता दो यार देखो ऐसा होता है, तो ले मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। समझ बेसिकली ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि ऐसा वाला नहीं होना चाहिए सर, इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा। हाँ। या ये नहीं मिली, ये बंदी नहीं मिली तो इसके बिना तो मैं मर जाऊंगा, ये नहीं आई तो भाई दूसरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका सपना होगा फौज ज्वाइन करने का, नहीं, पर जब आप फौज ज्वाइन करने का सपना मान लिया कि भाई यही चाहिए, तो आप डेस्परेट हो जाते हैं। और जैसे ही आप डेस्परेट होते हैं ना, आपका सिलेक्शन ना के बराबर है, क्योंकि आप आधे टाइम यही सोचते हो होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। डेस्परेट नहीं होना। सेम वे किसी भी पर्सन से ना अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये आपको समझना है कि अगर आपको मैच्योर बनना है तो आप अटैचमेंट तोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज जो बनाई हुई इंसान की या खुद इंसान के साथ अगर आपने अटैचमेंट कर लिया, सो यू हैव मतलब डेथ। फॉर एग्जांपल लड़की है, आपको लड़की बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, वो लड़की ने किसी और से शादी कर ली, आपने अटैचमेंट मान लिया। अब आपने जो अटैचमेंट मान लिया उससे दुख इतना टाइम तक रहेगा कि आप पागल हो जाओगे। तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ना इंसान के साथ, ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ, ना किसी करियर के साथ। वो एक लाइफ का छोटा सा पार्ट है सर, जो आज है कल नहीं। कल हो सकता है आप फौज ज्वाइन करें, कल आपको फौज से निकाल दें, तो क्या आप ऑफिसर नहीं रहे क्या? आपने जो पर्सनैलिटी गेन करी है क्या वो चली गई क्या? नहीं ना भाई, वो तो आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, मरते दम तक रहेगी। तो आपको अटैच हो किसी चीज से नहीं रखना, किसी चीज के साथ अटैचमेंट। आई थिंक सारी होगी। हाँ जी सर, सारी होगी, ठीक है ना। पर यार ये बहुत मैच्योर है, पता नहीं इसने क्यों बुलवा दिया। मैं तो चाहता ये ना बोलूँ मैं, पता नहीं ये ऑडियंस कितनी मैच्योर होगी, समझ पाई नहीं पाई। पर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में बताओ, शेयर करो, बस बस सर, बस। ओके जी, थैंक यू। Thanks. Love you. Forever. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है वो